BTTH fights breaks fear failed to survive the catastrophe and was picked up by Yun Yun at the beginning chapter 51. ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #51 एक विचार से आधी समस्या हल हो सकती है। जोड़ अध्याय 51 एक विचार से आधी मुहर खुल जाती है। उसने अपने धूल से सने पुराने चोगे को सीधा किया और फिर काले वस्त्र पहने उस आकृति को गहरा प्रणाम किया जो अपने हाथ पीठ के पीछे रखे खड़ा था, मानो वह अनादिकाल से वहां विद्यमान रहा हो। कभी गौरवान्वित रहने वाला डू हुआन परिवार के एक शक्तिशाली सदस्य का वह सिर अब पूरी तरह झुका हुआ था। वरिष्ठ नागरिक ने सबक अच्छी तरह सीख लिया है। उनकी आवाज कर्कश और सूखी थी, फिर भी उसमें अभूतपूर्व समर्पण की भावना थी। ये तो हाई बोडोंग है। उसे प्रतिभा की पहचान नहीं है और वह अपनी सीमाओं को नहीं जानता। हाई बोडोंग, मैं फिर कभी जरा सा भी अनादर करने की हिम्मत नहीं करूंगा। कृपया अपने निर्देश दीजिए, सीनियर। शिंग जुआन ने बिना किसी झिझक के प्रणाम स्वीकार कर लिया। उन उदासीन आंखों में कोई भाव नहीं आया, मानो ये सब कुछ स्वाभाविक ही हो। उसने अपने सामने खड़े उस व्यक्ति को देखा जिसका हाव भाव अत्यंत विनम्र था। वह पूर्वहिम सम्राट था। वह धीमी गति से सरल और विनम्र लहजे में बोलता था, मानो सड़क किनारे पड़े किसी कंकड़ का मूल्यांकन कर रहा हो। मेडूस की सील तकनीक अपने सार में ऊर्जा का सबसे बर्बर संचय मात्र है। उसने तुम्हारे शरीर में मौजूद कई सबसे महत्वपूर्ण मेरिडियन नोड्स को जबरदस्ती अवरुद्ध कर दिया और फिर लड़ने के लिए अपनी खुद की उत्पत्ति का इस्तेमाल किया, जिससे एक अत्याचारी बीड़ी बन गई। ये तकनीक भद्दी और बिल्कुल ही प्रारंभिक थी। धमाका। ये शब्द 9 स्वर्गों से बिजली की एक तेज चमक की तरह थे, जो पहले से भी कहीं अधिक भयावह थे, और हाई बोडोन की आत्मा पर गहरा प्रहार किया। उनकी पीठ, जो अभी थोड़ी सी सीधी हुई थी, अचानक अकड़ गई। वे धुंधली पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। भद्दा और बदसूरत, ये तो रानी मेडुसा है। वह सचमुच एक दमदार डज़ोंग खिलाड़ी था। यह एक भयावह अस्तित्व है जो पूरे गामा साम्राज्य को कँपकँपा सकता है। उसकी कुशल चाल, जो दशकों तक डो हुआन के एक शक्तिशाली संगठन को पनडुब्बी बना सकती थी, को इस रहस्यमय वरिष्ठ अधिकारी से केवल 4 शब्दों का मूल्यांकन प्राप्त हुआ। बेहद घटिया। ये कितना शानदार दृष्टिकोण है। ये कितनी शानदार आभा है जो सभी जीवित प्राणियों पर व्याप्त है। हाई बोडोन का दिल, जो अभी अभी शांत हुआ था, एक बार फिर उग्र तूफान से भर गया। सामने बैठे व्यक्ति के बारे में उनकी समझ एक बार फिर पूरी तरह से ताज़ा हो गई। उस क्षण जब उनका मन उथल पुथल में था और वे लगभग सोचने में असमर्थ थे, शिंग जुआन के भावहीन शब्द एक बार फिर गूंज उठे, मैं स्वयं आपकी मुहर नहीं खोलूंगा। क्या? हाई बोडोंग ने अचानक ऊपर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर गहरी उलझन और हैरानी के भाव दिखाई दिए, जो सदमे से भरा हुआ था। लॉकडाउन नहीं हटाया जा रहा है। वह वरिष्ठ, मैं चाहता हूं कि तुम इसका एक हिस्सा अपने हाथों से तोड़ो। शिंग जुआन की निगाहें हाई बोडोन के आश्चर्यचकित चेहरे पर पड़ी। ये दाव की शिक्षा का एक छोटा सा अंश मात्र है। ये सुनकर हाई बोडोन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह चाहता है कि वह इसे खुद तोड़ दे। वह कैसे संभव है? वरिष्ठ, उसे सहज रूप से बोलने और अपना बचाव करने की इच्छा हुई। पिछले कुछ दशकों में जूनियर ने कोशिश की है, लेकिन वह मुहर अविनाशी है। हर हमला न केवल विफल होता है बल्कि उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली पलटवार करता है। वह बल जूनियर की लड़ने की भावना को उलट देगा, उसे उसी के विरुद्ध मोड़ देगा और दर्द असहनीय होगा। उसे हर असफलता के बाद होने वाली निराशा याद आई, जब वह जमीन पर एक मरे हुए कुत्ते की तरह तड़पता रहता था। यह एक ऐसी पीड़ा थी जो किसी भी मजबूत व्यक्ति की इच्छाशक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए काफी थी। तथापि उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की थी। फिर अचानक एक ठंडी, भावहीन निगाह ने उसे रोक दिया। क्या मुझे तुम्हारी बकवास सुननी पड़ेगी? शिंग जुआन की आवाज शांत रही, लेकिन उस शांत बाहरी रूप के नीचे एक अटूट इच्छाशक्ति छिपी थी जिसने हाई बोडोन को ऐसा महसूस कराया जैसे वह किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। मेरी विधि का पालन करें और ची का संचार करें। शिंग जुआन ने अपने चेहरे पर दिख रहे संदेह और भय को नजरअंदाज करते हुए सीधे आदेश दे दिया। उसने अनायास ही 3 मेरिडियन के नाम लिए जो हाई बोडोन को पूरी तरह से एक दूसरे से संबंधित प्रतीत होते थे। एक्यू पॉइंट्स, तियानिकवान, झोंगफू, शेके। एकाग्रचित हो जाओ, ऊर्जा एकत्र करो, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक साथ इन तीनों बिंदुओं पर हमला करो। शिंग जुआन एक पल के लिए रुक गई। पहले इस्तेमाल किए गए सभी बेवकूफ़ी भरे तरीकों को भूल जाओ। हाई बोडोन का दिल पूरी तरह से डूब गया।
तियानकवान एक्यू पॉइंट बाह पर स्थित होता है। झोंगफू एक्यू पॉइंट छाती पर स्थित होता है। शेनेक्यू एक्यू पॉइंट डाटियन में स्थित है। ची सागर का महत्वपूर्ण बिंदु। ये तीनों एक्यू पॉइंट तीन पूरी तरह से अलग अलग मुख्य मेरिडियन से संबंधित हैं और इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। एक साथ प्रभाव। यह आत्महत्या का एक ऐसा कृत्य है जो सरासर पागलपन है। यदि लड़ाई बेकाबू हो जाती है और इन तीनों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक साथ भड़क उठती है तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि वह पल भर में फट जाएगा और मर जाएगा। लेकिन उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उन उदासीन, निर्जीव आंखों में देखा। उन आंखों में उसे कोई छल या कपट नहीं दिखा। केवल एक ही चीज है, पूर्ण विश्वास जो सब कुछ नियंत्रित करता है। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। या फिर कोई व्यक्ति इस जर्जर दुकान में नाले में फंसे चूहे की तरह किसी तरह अपनी जान बचाए बैठा रह सकता है, अपमान में मरने की प्रतीक्षा करता हुआ। या तो हम इस आखिरी बार जुआ खेलें। मैं इस रहस्यमय वरिष्ठ व्यक्ति पर दांव लगा रहा हूं। उसके चेतना के सूखे सागर में एक विचार बेतहाशा बढ़ने लगा। मैं जोखिम उठा रहा हूं। हाई बोडोन की धुंधली आंखों में दशकों से न दिखाई देने वाला एक दृढ़ निश्चय झलक उठा। वह अचानक पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जिन जुबान के निर्देशों का पालन करते हुए अपने मन से सभी विचलित करने वाले विचारों और भय को जबरदस्ती दूर कर दिया। उसने अपने शरीर के भीतर बची हुई अंतिम, मुश्किल से पर्याप्त बर्फीली लड़ाई की भावना को जुटाकर स्पिरिट रैंक तक पहुंच हासिल की। वह लड़ने का जज्बा इतना कमजोर, इतना सुस्त था। उसने दांत पीसकर शक्ति को तीन धाराओं में विभाजित किया और फिर अपनी पूरी इच्छाशक्ति का उपयोग करते हुए तीन असंबंधित एक्यू पॉइंट्स की ओर धावा बोल दिया। जैसे ही वह परिचित लेकिन भयावह मेरिडियन जैसी पीड़ा के लिए खुद को तैयार कर रहा था, वह पूरी तरह से अभिभूत होने वाला था। एक चमत्कार हुआ। वे तीनों लड़ाकू ताकतें, जिन्हें आपस में भिड़ जाना चाहिए था और पूरी तरह से बेकाबू हो जाना चाहिए था, जैसे ही वे तीनों एक्यू पॉइंट्स में दाखिल हुई, बिल्कुल भी नहीं रुकी। इसके विपरीत ऐसा लगता है मानो उन्हें तीन सबसे उत्तम अनुनाद बिंदु मिल गए हों। भनभनाहट। तीनों शक्तियों के बीच टकराव हुआ, जिससे एक अद्भुत प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई जो अत्यंत रहस्यमय थी। पलक झपकते ही वे एक अदृश्य शक्ति द्वारा एक साथ खींच लिए गए और इतनी तेज गति से घूमने लगे कि हाइबोडोन इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। एक अविश्वसनीय रूप से सघन और तीव्र सर्पिलाकार बल ने चुपचाप आकार ले लिया। वह घूमती हुई शक्ति बर्फ से बनी एक अविनाशी दिव्य ड्रिल की तरह थी। इसने सील के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय एक अदृश्य इच्छाशक्ति द्वारा निर्देशित होकर इसने सील पर एक बेहद मुश्किल कोण से प्रहार किया, ठीक उसी कमजोर बिंदु पर जिसे उसने दशकों में कभी नहीं देखा था। स्नैप। अंत में हाइबोडोन के शरीर के सबसे गहरे हिस्से से एक तीखी, लगभग रूह कंपा देने वाली ध्वनि फूट पड़ी। वह दाव व्यक्तिगत रूप से एक डोहुआंग शिखर के शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया था, एक ऊर्जा बंधन जिसने उसे अनगिनत दिनों और रातों तक परेशान किया और एक बार उसे निराशा में डाल दिया। ये टूट गया है। उसमें बस एक छोटी सी दरार आई, लेकिन दाव में ये कमी पांडोरा का बक्सा खोलने के समान थी। धमाका। दशकों से दमित और चरम सीमा तक परिष्कृत बर्फीली, निर्मम जुझारू भावना का एक उभार सहस्राब्दियों से सुप्त पड़े ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उफ। हाइबोडोन ने एक ऐसी दहाड़ मारी जो अंतहीन दर्द से भरी थी, लेकिन साथ ही असीम परमानंद से भी भरी थी। दशकों से खोई हुई वह अपार शक्ति एक बांध के टूटने की तरह उमड़ पड़ी, जिससे एक ड्रैगन की दहाड़ निकली जो उसकी आत्मा में गूंज उठी और उसके लंबे समय से सूखे पड़े हर इंच नाड़ी पर उन्मादपूर्वक बहने लगी। दुकान के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। उसके शरीर से बर्फीली, सफेद हवा की एक परत फूट पड़ी। फर्श, काउंटर, दीवारें, सब कुछ पल भर में बर्फ की एक मोटी परत से जम गया, जो एक रहस्यमय नीली रोशनी से जगमगा रही थी। उनकी आभा तेजी से बढ़ रही है। शिखर less than AI equals 266 greater than less than A greater than less than A greater than। अभूतपूर्व सफलता। फाइटिंग किंग, एक सितारा द किंग, दो सितारा बैटल किंग, सैमसंग फाइट किंग। वह आभा अदम्य गति से आगे बढ़ी और जबरदस्त ताकत के साथ एक के बाद एक बाधाओं को तोड़ती चली गई, जब तक कि वह शक्ति उस चरम पर नहीं पहुंच गई जिसने पूरे स्टोन डेजर्ट सिटी के सभी बलवान लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। पीक। द किंग ऑफ फाइटर्स। सम्राट के अधिकार क्षेत्र में पुनः प्रवेश करने से बस एक कदम दूर। तभी सील की शेष शक्ति के दमन के कारण अंततः उमड़ती हुई आभा रुक गई। हाइबोडोन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली।
उसने अपने भीतर एक शक्ति का अनुभव किया, एक ऐसी शक्ति जिसे उसने खो दिया था और फिर से प्राप्त कर लिया था, इतनी शक्तिशाली कि वह नदियों को भी जमा सकती थी। उसने अपने हाथों को देखा, जो अब मुरझाए और सूखे नहीं थे, बल्कि जेड की तरह चिकने और चमकदार हो गए थे। उनके वृद्ध चेहरे पर पहले से ही आंसुओं के निशान थे। धड़ाम, वह अचानक मुड़ा और काले वस्त्रधारी व्यक्ति के सामने एक घुटने पर भारी मन से बैठ गया, जो शुरू से अंत तक सब कुछ शांतिपूर्वक देख रहा था। उसके घुटने टेकने से बर्फ की सख्त सतह मकड़ी के जाले की तरह फट गई। मैं सीनियर की जीवनरक्षक कृपा को कभी नहीं भूलूंगा, हाय बोडोन। अत्यधिक उत्तेजना के कारण उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। अब से मैं हर हाल में आपकी सेवा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। शिंग जुवान ने शांत भाव से उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में उत्साह और श्रद्धा भरी हुई थी। ये तो तुम्हारी आधी ही ताकत है। आपका भविष्य आपको किस दिशा में ले जाएगा, यह आपके मूल्यों पर निर्भर करता है। वह धीरे से मुड़ा, उसकी उदासीन आंखें दुकान की दीवारों को भेदती हुई रेगिस्तान के सबसे गहरे हिस्से में टकटकी लगाए हुए प्रतीत हो रही थीं। तुम इतने सालों से यहाँ छिपे हुए हो, तुम्हें दाव स्ट्रेंज फायर के बारे में जरूर पता होगा। मुझे उस अजीब आग के बारे में बताओ। #52 वास्तविक मानचित्र जोड़ अध्याय 52 वास्तविक मानचित्र। अजीब आग, इन दो शब्दों ने हाई बोडोन के दिल की धड़कनें तेज कर दी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह वरिष्ठ व्यक्ति क्यों आया था। अच्छा ऐसा है। उसने जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसका हावभाव साम्राज्य के शाही परिवार का सामना करते समय की तुलना में 100 गुना अधिक सम्मानजनक था। जी हाँ सीनियर, जूनियर, खुलकर बोलो। हाई बोडोन तेजी से दुकान के सबसे अंदरूनी हिस्से में उस दीवार की ओर बढ़ा जो देखने में साधारण लग रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर धूल भरी दीवार पर 7 बार एक बेहद जटिल क्रम में थपथपाया। क्लिक, किसी यंत्र के हल्के से क्लिक करने की आवाज। ठोस दीवार चुपचाप अंदर की ओर ढह गई, जिससे एक अंधेरा कमरा दिखाई दिया जो केवल एक व्यक्ति के गुजरने के लिए पर्याप्त चौड़ा था। उस अंधेरे कमरे की गहराई से और भी अधिक ठंडी आभा निकल रही थी। हाई बोडोन बिना किसी झिझक के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वह फिर बाहर आ गया, लेकिन इस बार उसके हाथ में पूरी तरह से काले लोहे से बना एक धूल भरा लोहे का बक्सा था, जिस पर जटिल सील प्रतीक खुदे हुए थे। उसने सावधानीपूर्वक उस टिन के डिब्बे को काउंटर पर रख दिया जिसे पहले ही जमा दिया गया था। फिर उसने अपनी उंगली के सिरे को काटा और अपने ओरिजिन कोल्ड क्यूई से युक्त खून की एक बूंद लोहे के बक्से के ताले पर टपका दी। बस, लोहे के बक्से की सतह पर बने अक्षर अचानक चमक उठे, फिर जल्दी से मंद पड़ गए। एक कुरकुरी क्लिक की आवाज के साथ टिन का डिब्बा खुल गया। उस डिब्बे में सोने या चांदी के कोई गहने नहीं थे। इसके बजाय वे एक प्राचीन पांडुलिपि के कई टुकड़े थे, जिनके किनारे पहले से ही फटे हुए और पीले पड़ गए थे, और जो किसी अज्ञात जानवर की खाल से बने थे। वरिष्ठ महोदय, कृपया एक नजर डालिए। हाई बोडोन के चेहरे पर एक जटिल भाव प्रकट हुआ, जिसमें कड़वाहट, पुरानी यादों और गहरी आशंका का मिश्रण था। ये ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम का नक्शा है जो मुझे उस समय संयोगवश प्राप्त हुआ था। इसी वजह से जूनियर अपनी सीमाओं से अनजान होकर रानी मेडुसा के क्षेत्र में घुसपैठ कर गया, और अंततः उसका ऐसा अंत हुआ। उसने उत्साह से अभी भी थोड़ा कांपते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए और लोहे के बक्से से नक्शे के टुकड़ों को एक एक करके सावधानीपूर्वक बाहर निकाला। फिर जमे हुए काउंटर पर मैंने अपनी स्मृति में मौजूद पैटर्न के अनुसार उन्हें सावधानीपूर्वक एक साथ जोड़ा। एक जर्जर रेगिस्तानी नक्शा, जो प्राचीन और घिसे पिटे आकर्षण से भरपूर है, धीरे धीरे खुलता है। यह मानचित्र प्राचीन शैली की चित्रकारी का उपयोग करते हुए पर्वत श्रृंखलाओं और नखलिस्तान स्थलों को बहुत विस्तार से दर्शाता है। हालांकि मानचित्र के मुख्य क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा स्पष्ट रूप से गायब है। हाई बोडोन ने उस नक्शे को देखा जिसका उन्होंने दशकों तक अध्ययन किया था और जिसमें उन्होंने अनगिनत घंटे मेहनत की थी। उनके चेहरे पर थोड़ी सी माफी का भाव था। केवल उसने गहरी आह भरी <AI = 70 ग्रेटर दैन <A ग्रेटर दैन A ग्रेटर दैन। यह नक्शा पहले से ही अधूरा है और इसके अलावा पिछले कुछ दशकों में टैगोर रेगिस्तान का भूभाग नाटकीय रूप से बदल गया है। उड़ती रेत रेगिस्तान में बदल गई है और नखलिस्तान नष्ट हो गए हैं। यह अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। सालों के शोध के बाद जूनियर मानचित्र पर बचे कुछ निश्चित स्थलों से केवल यही निष्कर्ष निकाल सकता है कि रहस्यमय आग संभवतः रेगिस्तान के केंद्र में विलुप्त होने वाली आग का क्षेत्र नामक इलाके में स्थित है। जहां तक सटीक स्थान की बात है, ये जूनियर वास्तव में उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की थी। एक सपाट, भावहीन आवाज ने उसे पूरी तरह से चुप करा दिया। यह नक्शा
शिंग जुवान ने दूर से ही हाई बोडोन द्वारा सहेज कर रखे गए नक्शे पर बस एक नजर डाली। ये गलत है। धमाका। ये 4 सरल शब्द एक अदृश्य भारी हथौड़े की तरह थे जिन्होंने हाई बोडोन के दिल पर गहरी चोट की। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। गलत गलत, उसने सहज रूप से जवाब दिया। वरिष्ठ, यह असंभव है। हालांकि यह नक्शा अधूरा है, लेकिन कनिष्ठ ने इस पर अंकित सभी प्राचीन खंडहरों की पुष्टि कर ली है। इसमें गलती होने का कोई तरीका ही नहीं है। यह मेरा है। क्या मुझे आपकी व्याख्या सुनने की आवश्यकता है? शिंग जुवान की बर्फीली निगाहें उन पर घूम पड़ीं। हाई बोडोन को ऐसा लगा जैसे वह किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो, और उसके बाद वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। शिंग जुवान के शब्द हमेशा की तरह शांत थे, मानो वह केवल एक ऐसे तथ्य को बता रहे हो जो इससे सरल नहीं हो सकता। जब यह नक्शा बनाया गया था, तब पृथ्वी की अग्नि ऊर्जा का केंद्र अभी भी अपने मूल स्थान पर था, इसलिए आपके द्वारा सत्यापित स्थिर अवशेष स्वाभाविक रूप से सही हैं। लेकिन तुम दाव को नहीं जानते। शिंग जुवान के होठों के कोनों पर एक हल्की ठंडी मुस्कान उभर आई। वह वक्र इस दुनिया के नियमों के प्रति अवमानना से भरा हुआ था। उस समय से लेकर आज तक ये कम से कम 3 बार हिला। पहली बार ऐसा 73 साल पहले हुआ था, जब यह उत्तर पूर्व की ओर 112ली विचलित हो गया था। दूसरी बार 36 साल पहले ये लगभग 900 फीट जमीन में धंस गया था। तीसरी बार की बात करें तो शिंग जुवान एक पल के लिए रुक गई। अभी कुछ ही समय पहले। अगर आप इस नक्शे का अनुसरण करेंगे तो आपको केवल एक लंबे समय से ठंडा पड़ा परित्यक्त मृत लावा झील ही मिलेगी। हाई बोडोन ने ध्यान से सुना। उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे फीका पड़ता गया जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। उसकी धुंधली आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, और उनमें एक ऐसी भयावह दहशत भरी हुई थी जिसका वर्णन करना असंभव था। 73 साल, 112 ली, 900 फीट। ये कैसे संभव है? दूसरी पार्टी तो नक्शे के पास भी नहीं पहुंच पाए। मैंने तो इसे दूर से बस एक झलक ही देख पाए। वह उस विचित्र आग की प्रत्येक गतिविधि के सटीक समय, दिशा और दूरी का वर्णन पूर्ण सटीकता के साथ करने में सक्षम था। अब ये दृष्टि का मामला नहीं रह गया है। ये स्पष्ट रूप से ईश्वरीय सर्वज्ञानी है। वह कितना खौफनाक है। ठीक उसी समय जब हाई बोडोन का वृद्ध हृदय इस समझ से परे वास्तविकता से पूरी तरह अभिभूत होने वाला था, शिंग जुवान हिल गया। उसने हाई बोडोन के भयभीत चेहरे को नजरअंदाज कर दिया। उसने लापरवाही से काउंटर पर रखे पेन होल्डर से एक साधारण कैलीग्राफी ब्रश उठा लिया, जो काफी समय से जमा हुआ था। हालांकि उन्होंने हाई बोडोन द्वारा सहेजे गए पुराने नक्शे में कोई बदलाव नहीं किया। उस बेकार कागज के टुकड़े में बदलाव करने का कोई फायदा नहीं है। उसने लापरवाही से कदम बढ़ाया। उसके बगल वाली शेल्फ पर नक्शे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले खाली चर्मपत्र का एक बिल्कुल नया रोल अपने आप ऊपर उड़ गया और फिर उसके सामने आसानी से आकर गिर गया। शिंग जुवान की आंखें थोड़ी बंद थीं। अगले ही पल भनभनाहट, एक अदृश्य लेकिन सर्वव्यापी इच्छाशक्ति उसके शरीर में व्याप्त हो गई। दुकान के अंदर हाई बोडोन ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण जो हवा बर्फीली ठंडी हो गई थी, वह अचानक जम गई। हाई बोडोन को ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे कसकर पकड़ रखा हो। सोल भी 1 इंच भी नहीं हिल सका। वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। एक अवर्णनीय, सर्वोच्च और सर्वव्यापी इच्छाशक्ति इस छोटी सी दुकान से असीम रेगिस्तान के किनारे की ओर तेजी से फैल रही है। ये पीली रेत को चीरता हुआ निकला। ये पृथ्वी की ऊपरी परत को भेद गया। यह उस धधकते हुए लावा को भेदता हुआ आगे बढ़ा, जो इतना गर्म था कि सब कुछ पिघला सकता था। इस भूमि के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचना। ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई सम्राट अपने राज्य का सर्वेक्षण कर रहा हो। बस एक सांस। शिंग जुवान ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपनी कलम उठाई तथा लिखना प्रारंभ कर दिया। उसकी चाल धीमी थी, इसे प्रभाववादी भी कहा जा सकता है, लेकिन उनके हाथों में वह साधारण सुलेख ब्रश मानो एक दिव्य ब्रश में परिवर्तित हो गया जिसने दुनिया की रचना की। जहां ब्रश की रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहां पहाड़ अचानक जमीन से ऊपर उठते हैं। जैसे जैसे स्याही फैलती है, एक नखलिस्तान धीरे धीरे उभर आता है। कुछ ही झटकों में अत्यंत खतरनाक चिन्हित दलदली क्षेत्र का निर्माण हो गया है। महज कुछ दर्जन सांसों में टैगोर रेगिस्तान के मुख्य क्षेत्र का एक नक्शा, जो हाई बोडोन के फटे पुराने नक्शे की तुलना में 100 गुना अधिक विस्तृत और 1000 गुना अधिक सटीक है, पहले ही अखबार में छप चुका है। पहाड़, नदियां, खतरनाक जगहें और छिपी हुई धाराएं, हर चीज बिना किसी अपवाद के तैयार है। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई नक्शा बना ही नहीं रहा हो। इसके बजाय वह उस दुनिया की प्रतिकृति बना रहा था जिसे उसने अभी अभी अपनी आंखों से देखा था।
अंततः जिंग जुआन ने अपनी कलम नीचे रख दी। उसने अपनी उंगली से इशारा किया। शुद्ध ऊर्जा का एक छोटा सा अंश लाल प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया, जो ठीक नए मानचित्र के केंद्र में आकर गिरा। दाव छंदों से भरा एक चमकीला लाल निशान धीरे धीरे उभर आया। यहां आग लगी है। शिंग जुआन ने अपना पेन नीचे रख दिया और लापरवाही से नक्शे पर एक घुमावदार टेढ़ी मेढ़ी लाल रेखा खींच दी, जिससे वह देखने में बेहद जटिल लगने लगा। चलिए इस रास्ते से चलते हैं। सांप मानव जाति में छिपे हुए 90% से अधिक संतरी इससे बच सकते हैं। ये सब करने के बाद उसने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा और अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा हो गया। हाई बोडोंग में बहुत पहले से ही जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया चल रही है। वह मेज पर रखे ईश्वरीय प्रदत्त मानचित्र को बस खाली निगाहों से घूरता रहा, जिसमें एक हल्की सी दाववादी आकर्षण झलक रही थी। फिर बगल में देखो, उस चीज पर जिसे वह संजोकर रखता था, जिसका उसने दशकों तक अध्ययन किया था और जिसके लिए उसने अपने जीवन का आधा हिस्सा भी चुका दिया था। बेकार कागज। एक निर्मम ठंडक जो उसकी आत्मा की गहराई तक प्रवेश कर गई, पल भर में उसके पूरे शरीर में फैल गई। अब जाकर उसे सही मायने में समझ आया, मैंने किस हद तक भयावह प्राणी का अनुसरण किया है। ठीक उसी समय उसका दिमाग सुन्न हो गया। बातचीत की तरह धीमी और सुकून भरी आवाज उसके कान में गूंजी। चलो तैयार हो जाते हैं। इस रहस्यमयी आग में दिलचस्पी रखने वाले हम अकेले नहीं हैं। शो शुरू होने वाला है। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #53 रेगिस्तानी लौह भाड़े के सैनिकों की दुविधा। जोड़। अध्याय 53 मोटाई भाड़े के सैनिकों के समूह की दुविधा। जब जर्जर लकड़ी का दरवाजा एक बार फिर खोला गया और चकाचौंध कर देने वाली धूप एक बार फिर अंदर आ गई, तो हाई बोडोन को एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। उसने सहज ही अपनी आंखों को ढांकने के लिए हाथ उठा लिया। अब वह मुरझाया हुआ, कमजोर और उम्र के धब्बों से ढका हुआ मुर्गी का पैर नहीं था। वह एक ऐसा हाथ था जिसके जोड़ स्पष्ट थे, त्वचा जेड की तरह सफेद थी और यहां तक कि बर्फ के क्रिस्टल जैसी हल्की चमक भी थी। ताकत। दशकों से खोई हुई अपार शक्ति उसके शरीर की प्रत्येक नस में उफनती नदी की तरह आनंदपूर्वक प्रज्वलित हो उठी। वह धीरे धीरे उस अंधेरी दुकान से बाहर निकला जिसने उसे अपने जीवन के आधे हिस्से तक कैद रखा था। उसने इस रेगिस्तान की अनोखी, झुलसा देने वाली और शुष्क हवा को लालच से अंदर लिया। उस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह सचमुच जीवित हो उठा है। वह मुड़ा और काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति को देखा जो उससे पहले ही सड़क पर कदम रख चुका था। सूर्य की रोशनी उस व्यक्ति पर पड़ी, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह पूरी तरह से एक अदृश्य शून्य क्षेत्र में समा गई हो, जिससे प्रकाश का कोई निशान नहीं बचा। वह अब भी पहले की तरह ही दुबला पतला था। वह अब भी बहुत पीला था। ये पहले जैसा ही रहा, कुछ खास नहीं। लेकिन हाई बोडोन ने अब जरा भी अनादर करने की हिम्मत नहीं की। वह आगे बढ़ा और स्वाभाविक रूप से आधा कदम पीछे रह गया, जैसे कोई अत्यंत वफादार रक्षक किसी देवता के पीछे पीछे चलता है। इस विचित्र संयोजन ने तुरंत ही सड़क पर मौजूद अनगिनत भाड़े के सैनिकों और व्यापारियों का ध्यान आकर्षित कर लिया। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व और तेजस्वी आत्मा वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो स्पष्ट रूप से एक उच्च कोटि के विशेषज्ञ हैं। वह एक बीमार लड़के के प्रति इतना अधीन कैसे हो सकता था, जो देखने में ऐसा लगता था कि वह एक मुर्गी को भी नहीं मार सकता। ऐसा व्यक्ति स्टोन डेजर्ट सिटी में कब आया? शिंग जुआन ने उन घूरती निगाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह शांतिपूर्वक आगे बढ़ता रहा। उनकी दिव्य आत्मा बहुत पहले ही एक अदृश्य विशाल जाल में तब्दील हो चुकी थी, जो पूरे शहर की धड़कन को नियंत्रित करती थी। वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इस शहर में ऊर्जा का प्रवाह अव्यवस्थित होता जा रहा है। एक ज्वालामुखी के फटने की तरह शत्रुता और तनाव का माहौल झुलसा देने वाली पीली रेत के नीचे चुपचाप पनप रहा था। मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ। गली के दूसरे छोर से अचानक एक कर्कश तेज आवाज सुनाई दी। भीड़ जैसे चौंकी हुई मछलियों का झुंड तुरंत दोनों ओर हट गई। उनके चेहरे भय और घृणा से भरे हुए थे। खाकी चमड़े के कवच पहने और भयंकर आभा बिखेरते भाड़े के सैनिकों का एक समूह करते हुए हमारी ओर बढ़ा। उन्होंने बेपरवाही से हमला किया और एक फेरी वाले को उसके स्टॉल समेत जमीन पर गिरा दिया, इससे पहले कि वह बच पाता। विभिन्न रंगों के सस्ते मसाले जमीन पर बिखरे पड़े थे। फेरी वाला गुस्से में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया और केवल अपना सिर ढंककर डर से कांपने लगा। भाड़े के सैनिकों की छाती पर काले लोहे से बना एक भयावह बिच्छू का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ था। रेड भाड़े के सैनिकों का समूह। हाई बोडोन की आवाज ठीक उसी समय शिंग जुआन के पीछे से सुनाई दी।
आवाज बहुत धीमी और सम्मान से भरी हुई थी। वरिष्ठ महोदय, यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा भाड़े का समूह है, सैंड मर्सिनरी ग्रुप। उनके नेता का नाम मोरान है, जो 5 सितारा ग्रैंड डोशी हैं। वे अपने दबंग और निर्दयी व्यवहार के लिए जाने जाते हैं और शहर में लगभग कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता। हाई बोडोन रुका, भाड़े के सैनिकों के जाने की दिशा पर एक नज़र डाली और दाव के बारे में समझाना जारी रखा। ओरा के आक्रामक रवैये को देखते हुए ऐसा लगता है कि वे फिर से किसी अन्य भाड़े के समूह के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। हाल ही में वे मोटाई मर्सिनरी ग्रुप नामक एक समूह को बेहद घृणित तरीकों से दबा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे इसे पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। स्थानीय शक्तियों के बीच संघर्ष। योग्यतम की उत्तरजीविता का नाटक। शिंग जुआन के कदम एक पल के लिए भी नहीं लड़खड़ाए। उनके लिए ये 2 चींटियों के समूहों के बीच की लड़ाई से अलग नहीं था। इसका जिक्र करना भी उचित नहीं है। उसका इरादा इस सड़क को पार करके सीधे शहर से बाहर निकलकर असली रेगिस्तान के केंद्र की ओर जाने का था। तथापि जैसे ही हाई बोडोन ने बोलना समाप्त किया, जैसे ही मोटाई शब्द उसके कानों तक पहुंचा, उनके आमतौर पर स्थिर और धीमे कदम लगभग अगोचर रूप से रुक गए। बस एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि हम लगभग पहुंच ही गए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम था। लेकिन ये सूक्ष्म परिवर्तन उसके पीछे खड़े पूर्व हिम सम्राट की नज़र से नहीं बच सका, जिसने अपना सारा ध्यान उस पर केंद्रित कर रखा था। हाई बोडोन का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। सीनियर, क्या आपको इस मोटाई में दिलचस्पी है? शिंग जुआन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि उसने दाव से अनौपचारिक बातचीत के लहजे में पूछा। मोटाई रेजिमेंट के कमांडर, क्या आपका उपनाम शियाओ है? धमाका। हाई बोडोन का दिमाग खाली हो गया। उनका बूढ़ा चेहरा, जिसमें अभी अभी कुछ रौनक लौटी थी, पल भर में फिर से पीला पड़ गया। उसे पता है, सीनियर को इस दूरदराज के कस्बे में मौजूद एक घटिया दर्जे के भाड़े के सैनिकों के समूह की अंदरूनी कहानी भी पता थी। क्या इस दुनिया में ऐसा कुछ है जिसके बारे में वह दाव के बारे में नहीं जानता? शिंग जुआन की अथाह गहराइयों के बारे में उनकी समझ एक बार फिर निर्ममतापूर्वक ताज़ा हो गई। वह श्रद्धा अब लगभग संवेदनहीन पूजा में परिवर्तित हो गई है। सीनियर के पास वापस जाओ। हाई बोडोन जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका और उसने तुरंत झुककर जवाब दिया। बिल्कुल। मोटाई मर्सिनरी ग्रुप की स्थापना जियाओडिंग और जियाओली नामक भाइयों ने की थी। इन दोनों भाइयों में से बड़ा भाई शियाओडिंग शांत और चतुर है और 2 सितारा ग्रैंड रैंक का है। छोटा भाई शियाओली उग्र स्वभाव का है, लेकिन थोड़ा अधिक शक्तिशाली है और पहले से ही 4 सितारा ग्रैंड रैंक का है। हालांकि वे ताकत के मामले में शीर्ष स्तर के नहीं हैं, लेकिन स्टोन डेजर्ट सिटी में उनकी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा है और स्वतंत्र भाड़े के सैनिकों द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता है। जियोडिंग, जियोली, जिंग हुआन पहले ही समझ चुका था। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला। वह जिद्दी लड़का जमीन पर घुटने टेककर मन ही मन 3 बार प्रणाम और 9 बार प्रणाम कर रहा था। उस आत्मा के भीतर एक अदम्य ज्वाला से परिपूर्ण युवक निवास करता है। जियोयान, अच्छा ऐसा है। वह अपने 2 बड़े भाइयों से मिलने आया था और उनका अंतिम लक्ष्य अवश्य यही होना चाहिए। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम। शिंग जुआन ने अपनी उदासीन निगाहों को थोड़ा ऊपर उठाया और गली के उस छोर की ओर देखा, जो रेत भाड़े के सैनिकों के समूह के कारण अराजकता में डूबा हुआ था। पहली बार उनका आमतौर पर शांत और स्थिर रहने वाला हृदय इस सांसारिक संघर्ष में एक हल्की, लगभग अगोचर रुचि से जागृत हुआ। वह बहुत जिज्ञासु था। इस बच्चे में दाव का बीज उसके अपने हाथों से बोया गया था। वे इस विकट परिस्थिति से कैसे निपटेंगे? ठीक उसी क्षण टकराना। पास ही में भीड़ के बीचों बीच मची अफरा तफरी के बीच से अचानक मांस के टकराने की एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद बेहद अहंकारी और उन्मादी हंसी की एक जोरदार आवाज सुनाई दी। हा, बकवास। क्या तुम ही मोटाई भाड़े के सैनिकों के समूह में बचे हुए इकलौते सख्त आदमी हो? भीड़ को बेरहमी से एक तरफ धकेल दिया गया। सैंड मर्सिनरी ग्रुप के 5 या 6 सदस्यों ने काले भाड़े के कपड़े पहने एक युवक को घेर लिया। उस युवक के मुंह के कोने से खून रिस रहा था और उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिल रहा था कि उसे गंभीर आंतरिक चोट लगी है। लेकिन उसकी निगाहें दूसरे व्यक्ति पर टिकी रहीं, जो अटूट क्रोध से भरी हुई थीं। पोह! उसने मुंह भरकर खून से सनी लार थूक दी। ये नीच लोग सिर्फ छल कपट का सहारा लेते हैं। अगर हिम्मत है तो हमारे नेता से आमने सामने लड़ो। कोर्ट में मौत। सैंड मर्सिनरीज के नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपना पैर उठाया, मानो वह उस युवक के सिर पर जोर से वार करने ही वाला हो। अगर वो लात सीधे लगी तो युवक या तो मर जाएगा या बुरी तरह अपंग हो जाएगा।
वहां मौजूद लोग आश्चर्य से हौंफने लगे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं की। जिंग जुआन ने फिर भी हस्तक्षेप नहीं किया। वह बस शांति से देखता रहा, जैसे कोई शतरंज खिलाड़ी बहुत ऊपर से शतरंज की बिसात पर किसी मोहरे के संघर्ष को देख रहा हो। वह देखना चाहता था, ये शाओ परिवार के भाई कितने अच्छे हैं। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि क्या सम्राट यान नाम का वह बच्चा आएगा। तथापि जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, नीले आकाश से अचानक और बिना किसी चेतावनी के हिंसक और भयावह आभा से भरी कई तीखी, चुभने वाली चीखें गूंज उठीं। एक विशाल, दम घोंटने वाला, भयावह दबाव एक अदृश्य, विशाल पर्वत की तरह आकाश के छोर से नीचे आ गिरा। उस क्षण ऐसा लगा मानो पूरा पाषाण रेगिस्तान शहर बुरी तरह कांप रहा हो। सड़क पर हर कोई दहशत से ऊपर देखने लगा। अचानक स्टोन डेजर्ट सिटी के ऊपर आकाश में दसियों मीटर के पंखों वाले कई विशालकाय, भयावह उड़ने वाले राक्षसी जानवर प्रकट हुए। उनके विशाल पंखों ने उन्हें चिलचिलाती धूप से बचाया। इसने इस भयावह दुनिया पर विशाल ठंडी छायाएं डाल दी। #54 दान का राजा आता है, एक अप्रत्याशित व्यक्ति। जोड़ अध्याय 54 पिलकिन का आगमन, एक अप्रत्याशित अतिथि। वो तीखी, चुभने वाली चीखें बिजली की कड़क की तरह स्टोन डेजर्ट सिटी में हर किसी के ऊपर गूंज उठी। आकाश के छोरों से एक भयानक दबाव उतर आया, मानो कोई अदृश्य विशाल पर्वत हो। उस क्षण ऐसा लगा मानो पूरा पाषाण रेगिस्तान शहर बुरी तरह कांप रहा हो। सड़क पर सारा शोर अचानक थम गया। चाहे वह उत्पात मचाने वाला सैंड मर्सिनरी ग्रुप हो, डेजर्ट आयरन आर्मी के विद्रोही सदस्य हो, या दर्शक और विक्रेता हो, सभी ने नीले आकाश की ओर आश्चर्य से देखा। अचानक स्टोन डेजर्ट सिटी के ऊपर आकाश में दसियों मीटर के पंखों वाले कई विशालकाय, भयावह उड़ने वाले राक्षसी जानवर प्रकट हुए। इस समूह का नेतृत्व चौथे स्तर के एक राक्षसी जानवर, नीले रंग के शल्कों वाले बाज ने किया, जो नीले शल्कों से ढका हुआ था, जिसके सिर पर एक सींग था और जो ग्रिफिन जैसा दिखता था। इसके पीछे कई समान रूप से शक्तिशाली तीसरे स्तर के उड़ने वाले राक्षसी जीव चल रहे थे। उनके विशाल पंखों ने चिलचिलाती धूप को रोक दिया, जिससे इस दुनिया पर बड़ी ठंडी छायाएं पड़ गईं, जो भय से मृत्युमय सन्नाटे में डूब गई। एक अंतिम तीखी चीख के साथ विशालकाय उड़ने वाले राक्षसी जानवर चक्कर लगाने लगे और नीचे की ओर झपटने लगे। पुकारना। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। अदृश्य विशाल हाथ की तरह उस भयानक जलप्रपात ने सड़क, दुकानों और यहां तक कि कुछ कमजोर भाड़े के सैनिकों पर जमी धूल को भी एक तरफ उड़ा दिया। पूरी सड़क अस्त व्यस्त थी, रेत और पत्थर हर जगह उड़ रहे थे। क्या शानदार प्रदर्शन था। हाई बोडोन की आंखें, जिनकी चमक वापस लौट आई थी, थोड़ी सिकुड़ गईं और उनका चेहरा पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गया। वह अनजाने में ही अपने सामने काले वस्त्रधारी आकृति की ओर आधा कदम और बढ़ा लिया। इस आकार का उड़ने वाला राक्षसी जानवरों का दस्ता, साथ ही चौथे स्तर का नीला स्केल वाला ईगल इसका नेतृत्व कर रहा है। ऐसी चीज है जो किसी साधारण सेना के पास नहीं हो सकती। उनकी आवाज बेहद धीमी थी, जो शक्तिशाली लोगों के प्रति श्रद्धा से भरी हुई थी। ये साम्राज्य की राजधानी से आया एक बड़ा धमाका है। बूम बूम बूम। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, विशालकाय राक्षसी जीव ठीक शहर के केंद्र में स्थित विशाल चौक पर उतरे। जैसे ही वे उतरे, पूरा चौक बुरी तरह कांप उठा। उड़ती हुई धूल एक विशाल पीली लहर की तरह चारों दिशाओं में फैल गई। चौक के चारों ओर मौजूद भीड़ दहशत भरी चीखों के साथ फूट पड़ी और जल्दबाजी में पीछे हट गई। धुआं और धूल धीरे धीरे छट गए। कई आकृतियां शांतिपूर्वक अग्रणी नीले रंग के स्केल्ड ईगल की पीठ से नीचे कूद गईं। नेता एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसने एक शानदार कीमियागर का चोला पहन रखा था। वह वस्त्र उत्कृष्ट गुणवत्ता का था, जिस पर सोने और चांदी के धागे से जटिल जड़ी बूटी के पैटर्न की कढ़ाई की गई थी। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज उनकी छाती है। वहां शुद्ध काले लोहे से बना एक बैज प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था, जिस पर एक प्राचीन औषधि पात्र का सजीव चित्रण अंकित था। औषधि कड़ाही की सतह पर 6 झिलमिलाती सुनहरी लहरें एक ऐसी कुलीनता का आभास देती थीं जो किसी भी कीमियागर को पागल कर सकती थी। छठे दर्जे का कीमियागर। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का व्यवहार असाधारण था और उसका रूप रंग परिष्कृत था, लेकिन उसकी थोड़ी उठी हुई भौहों के बीच सत्ता में उसके लंबे समय से चले आ रहे पद से उपजा एक अपरिहार्य अहंकार छिपा हुआ था। उसने पीले रंग की रेत और एक कठोर वातावरण से भरे छोटे सीमावर्ती शहर पर बस सरसरी नजर डाली, और उसकी आंखों में एक स्पष्ट तिरस्कार झलक रहा था। उसके पीछे कई दांव चल रहे थे, चीकी आभा भी उतनी ही दुर्जय थी। यूनान संप्रदाय के प्रबंधकों के वस्त्र पहने बाईं ओर के 2 पुरुषों के कनपटी उभरे हुए थे और उनकी आभा तीव्र थी। वे स्पष्ट रूप से 2 शक्तिशाली योद्धा थे जो डोवांग स्तर के थे।
दाहिनी ओर के दोनों योद्धा साम्राज्य के शाही परिवार के काले कवच में लिपटे हुए हैं। उनकी युद्ध भावना पहाड़ के समान शक्तिशाली है और वे दोनों युद्ध के बादशाह भी हैं। चंद्रमा के चारों ओर तारों की तरह 4 शक्तिशाली योद्धा केंद्र में स्थित छठे दर्जे के कीमियागर की रक्षा कर रहे थे। ये खौफनाक संयोजन स्टोन डेजर्ट सिटी के भीतर किसी भी ताकत को आसानी से कुचलने के लिए काफी है। कुछ देर की चुप्पी के बाद आखिरकार भीड़ में से किसी ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पहचान लिया और सदमे और अविश्वास से भरी चीख के साथ फूट पड़ा। हे भगवान, 6 डाव स्वर्ण प्रतीक, ये तो छठे दर्जे के कीमियागर का बैज है। उस तरह का चोगा मैंने उसे राजधानी में देखा है। वह तो लॉर्ड पिलकिंगवूहे का है। क्या पिलकिंगवूहे? गामा साम्राज्य अल्केमिस्ट गिल्ड के उपाध्यक्ष, जिन्हें साम्राज्य के कीमिया जगत का दिग्गज माना जाता है, लॉर्ड फुरुकावा। वह इस तरह की वीरान जगह पर क्यों आएगा? एक पत्थर हजारों लहरें पैदा कर देता है। पूरे स्टोन डेजर्ट सिटी में हंगामा मच गया था। असंख्य निगाहें उस आकृति पर टिकी हुई थीं, जो उत्साह, श्रद्धा और विस्मय से भरी हुई थीं। पिलकिंगवूहे। गामा साम्राज्य में ये 3 शब्द सर्वोच्च स्थिति और अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके एक वाक्य से ही एक परिवार रातों रात प्रसिद्धि हासिल कर लेता था। उनकी एक ही औषधीय गोली अनगिनत शक्तिशाली व्यक्तियों को उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए काफी है। उसके आगमन से स्टोन डेजर्ट सिटी, जो पहले से ही अंतर्विरोधों से भरा एक छोटा सीमावर्ती शहर था, पल भर में तूफान के केंद्र में बदल गया। अपने चारों ओर उमड़ रही भारी हैरानी और चर्चाओं के बीच वूहे का चेहरा पूरी तरह से भावहीन रहा। ऐसा लगता है मानो ये सब कुछ स्वाभाविक रूप से हो रहा हो। उसने बस अपनी ठुड्डी को थोड़ा सा ऊपर उठाया और एक उदासीन स्वर में शहर के सरदार को आदेश दिया, जो दौड़कर आया था और डर से पसीने से भीग चुका था। इलाका खाली करो, मुझे यहाँ एक दिन आराम करने की जरूरत है। हाँ, लॉर्ड पिलकिन, नगर का स्वामी, जो आमतौर पर अहंकारी और दबंग व्यवहार करता था, अब एक अत्यंत विनम्र सेवक की तरह था। झुककर और गिड़गिड़ाते हुए उसने नगर के रक्षकों को भीड़ को बेरहमी से तितर बितर करने का आदेश दिया। शिंग जुवान की निगाहें लापरवाही से लोगों के समूह पर घूम गईं। उनकी दिव्य आत्मा में केवल थोड़ी सी हलचल हुई। बूहे और उसके समूह की ताकत का विश्लेषण उसके आत्मिक सागर के भीतर पहले ही पूरी तरह से किया जा चुका था। 4 युद्ध राजाओं, 2 और भी हैं, जो टीम के भीतर छिपे हुए हैं, ऐसे प्राणी जिनकी आभा अधिक संयमित है, फिर भी अधिक शक्तिशाली भी हैं। बैटल एम्परर, एक 3 सितारा डहुआंग होटल, एक सितारा डहुआंग। ये कलेक्शन वाकई काफी शानदार है, लेकिन उनकी नजरों में वे अब भी कुछ ज्यादा ताकतवर चींटियों के समूह से ज्यादा कुछ नहीं थे। इसका जिक्र करना भी उचित नहीं है। अपने वरिष्ठ के शांत और संयमित चेहरे को देखकर हाई बोडोन को और भी अधिक विस्मय का अनुभव हुआ। पिलकिंगवूहे 2 डोहुआंग और 4 डोवान का सामना करते हुए सीनियर ने पलक तक नहीं झपकाए। ये कितनी शानदार आभा है जो सभी जीवित प्राणियों पर व्याप्त है। शिंग जुवान नजरें हटाने ही वाली थी। इस तरह के मामूली शोर पर उसका ध्यान बर्बाद करना उचित नहीं है। तथापि ठीक उसी क्षण जब उनकी विशाल दिव्य आत्मा, दिव्य विचार, शरीर छोड़ने ही वाली थी, अचानक वह रुक गया। उनकी आत्मा का सागर, जो हमेशा से मृत्यु के समान शांत और शाश्वत तारों भरे आकाश की तरह था, अचानक एक अत्यंत हल्की लहर से हिल उठा। गलत। उनका दिव्य विचार फुरुकावा के समूह के लोगों की पंक्ति के अंत में था। मुझे एक बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जा का अनुभव हुआ। वह आभा आसपास के युद्ध सम्राटों और युद्ध राजाओं की आभा से बिल्कुल अलग थी, जो आक्रामकता और दमन से भरी हुई थी। ये सुरुचिपूर्ण और अलौकिक है, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर बहने वाली शुद्ध हवा, जो दुनिया की धूल से अछूती हो। ये शक्तिशाली होने के साथ साथ संयमित भी है, ठीक वैसे ही जैसे 9 स्वर्गों के ऊपर के बादल जो मानव जगत पर नजर रखते हैं। अधिक महत्वपूर्ण बात, उस आभा के केंद्र में एक धुंधली सी लकीर बाकी थी, जो बेहद धुंधली लेकिन अविश्वसनीय रूप से परिचित थी और जो उसके जिन जुबान से संबंधित थी। अमर पूजनीय मूल आत्मा की छाप। पहली बार जिन जुबान की आमतौर पर उदासीन रहने वाली आंखों के सबसे गहरे हिस्से में एक दरार दिखाई दी। उनका दिव्य विचार तुरंत ही केंद्र बिंदु बन गया। ये भीड़भाड़ वाली भीड़ और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए आगे बढ़ गया। ये ठीक दांव पर आकर रुका, जो पंक्ति के अंत में चुपचाप खड़ा था। वह एक महिला थी जिसने एक सुरुचिपूर्ण नीली पोशाक पहनी हुई थी। उसका शरीर सुडौल था और उसका स्वभाव उसके आसपास के शोरगुल से बिल्कुल अलग था। उसका चेहरा एक पतले घूंघट से ढका हुआ था, जो उसे सभी ताक झांक करने वाली निगाहों से बचा रहा था। लेकिन घूंघट उसके एकांत और उदासीन स्वभाव को छुपा नहीं सका।
उससे भी ज्यादा छुपाना असंभव था उसकी निर्मल फीनिक्स जैसी आंखें जिनमें मानो पूरा आकाश समाया हुआ था। यह उसकी है। यूं यूं वह महिला जिसने उसके लिए मांस पकाया और गुफा में उसके लिए दवाइयां खोजी। वह यूनान संप्रदाय का गुरु था जिसके साथ उसके घनिष्ठ संबंध थे। वह यहाँ कैसे पहुंच गई? इसके अलावा उसकी स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह पिल्किंग वूहे के साथ आई थी। शिंग जुवान के हमेशा उदासीन रहने वाले चेहरे पर आखिरकार एक सूक्ष्म बदलाव आया जिसे उसने खुद भी महसूस नहीं किया था। उन गहरी आंखों में थोड़ी सी हैरानी झलक उठी, थोड़ा सा संदेह और अनंत मौन के नीचे छिपी कोमलता की एक हल्की सी झलक जो मुश्किल से ही दिखाई देती है और अगोचर है। उनकी भौहें लगभग न के बराबर सिकुड़ी। ये लड़ाई विभिन्न प्रकार की आग के लिए है। यह उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक रोचक होता जा रहा था। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #55 वह भी यहाँ क्यों है? जोड़ अध्याय 55 वह भी यहाँ क्यों है? चौक में अचानक रेत का तूफान थम गया। तेज हवा जो साधारण डो मास्टर्स को भी अंधा करने के लिए काफी मजबूत थी, जब वह जिंग जुवान से 3 फीट की दूरी पर पहुंची तो एक अदृश्य शक्ति द्वारा चुपचाप शांत हो गई। उसकी निगाहें अराजक भीड़ को भेदते हुए घबराए हुए शहर के गार्डों को पार करते हुए ठीक समूह के केंद्र पर जाकर टिक गईं। ये सफेद वस्त्र पहने हुए आकृति पर गिरा जो चंद्रमा के चारों ओर तारों की तरह 4 डो वांग और 2 डोहुआंग से घिरी हुई थी। पिल्किंग वूहे एक तरफ मुड़कर यून यून से कुछ फुसफुसा रहा था। उनके परिष्कृत चेहरे पर एक बिल्कुल सही समय पर आई विनम्र मुस्कान थी। उस मुस्कान ने न केवल एक छठे दर्जे के कीमियागर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को उजागर किया, बल्कि उसमें उस अनूठी सतर्कता का भी अंश था जो एक पुरुष उस महिला के सामने प्रदर्शित करता है जिसकी वह प्रशंसा करता है। दुखी की ध्वनि में लिपटी हुई उसकी आवाज इतनी कोमल थी कि केवल उसके बगल में बैठी खूबसूरत महिला ही उसे स्पष्ट रूप से सुन सके। पंथ के नेता यून, यहाँ का वातावरण सरल है और आपके साथ अन्याय हुआ है। अपने मौजूदा मामलों को निपटाने के बाद मैं आपके साथ हमारे सहयोग के विवरण पर चर्चा करने के लिए एक शांत और सुरुचिपूर्ण स्थान ढूंढूंगा। यून यून वहीं खड़ी रही, उसकी तरफ नहीं देख रही थी। उसकी निर्मल आंखों ने शांतिपूर्वक क्रूरता और रक्तपात से भरे इस दूरस्थ सीमावर्ती कस्बे का सर्वेक्षण किया। बूहे की बातों के जवाब में उसने शिष्टाचारवश केवल हल्का सा सिर हिलाया। गति की सीमा अत्यंत सीमित थी। वह अत्यंत सुंदर चेहरा जो एक हल्के पर्दे से ढका हुआ था, वास्तव में कभी भी गुहे की दिशा की ओर नहीं मुड़ा। अलगाव, शिष्टता, एक अदृश्य लेकिन अटूट बाधा ने उसे उसके आसपास के सभी लोगों से अलग कर दिया था। शिंग जुवान चुपचाप देखती रही। उनका दाव हृदय जो लाखों वर्षों से सुप्त था और लंबे समय से सभी चीजों के जन्म और मृत्यु को तुच्छ मानता था, इस क्षण अप्रत्याशित रूप से एक लहर के साथ हिल उठा। ये बहुत हल्का है, फिर भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी। वो एक संप्रदाय की नेता और गामा साम्राज्य की एक सच्ची सर्वोच्च शक्ति है। पीले रंग की रेत से ढकी इस बंजर भूमि पर एक कीमियागर के साथ क्यों जाना चाहिए? किसी दूसरे आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यों खड़ा होना चाहिए? भले ही वह सिर्फ एक विनम्रतापूर्ण इशारा ही क्यों न हो, भले ही यह सिर्फ अलगाव ही क्यों न हो, एक ठंडी अधिकारवादी भावना जिसके बारे में वह स्वयं अनजान था, चुपचाप उसकी विशाल आत्मा के सागर की गहराई से उभर आई। वह भावना एक अदृश्य ठंडक में बदल गई जिससे उसके आसपास का तापमान कई डिग्री गिरता हुआ प्रतीत हुआ। उसने भावनाओं के इस अचानक उमड़ते प्रवाह को दबा दिया। उस औरत, शिंग जुवान की आवाज सपाट और कर्कश थी, जिससे किसी भी प्रकार के भावनात्मक उतार चढ़ाव का पता नहीं चलता था। कौन है भाई? उसके पीछे खड़ा हाई बोडोन पिल्किंग वूहे के आगमन के सदमे से अभी उबर ही रहा था कि अचानक अपने वरिष्ठ के प्रश्न से वह चौंक गया। उसने शिंग जुवान की निगाहों का पीछा किया। जब उसने शक्तिशाली आकृतियों से घिरी हुई चंद्रमा सफेद आकृति को देखा तो उसकी आंखें, जिन्होंने अभी अभी अपनी चमक वापस पाई थी, अचानक सिकुड़ गईं। फुफकार, उसके गले से अनजाने में एक कराह निकल गई। वरिष्ठ, अत्यधिक सदमे के कारण हाई बोडोन की आवाज कुछ तीखी हो गई। वो तो असल में यून यून थे, यूनान संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख। वह अविश्वास से पूरी तरह अभिभूत हो गया था। यूनान संप्रदाय मास्टर, वह व्यक्ति भी उन्हीं की तरह एक सच्चा डोहुआंग योद्धा है। वह एक अद्वितीय व्यक्तित्व है जो पूरे गामा साम्राज्य में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है। वह भी सचमुच आ गई। हाई बोडोंग ने गुहे की ओर देखा, जिसकी रक्षा के लिए केंद्र में 4 डोवांग और 2 डोहुआंग तैनात थे, और उसके चेहरे पर गहरा हार्दिक सदमा और ईर्ष्या के भाव प्रकट हुए। मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी,
वह आह भरे बिना नहीं रह सका। पिल किंग वूहे का चेहरा सचमुच इतना बड़ा है। वह यूनिलान संप्रदाय के गुरु जैसे दिव्य अमर को भी अपनी मदद के लिए आमंत्रित कर सकता है। उस अजीब आग के लिए शिंग जुआन ने एक और सवाल पूछा। उस शांत आवाज ने हाई बोडोन को सदमे से बाहर निकाल दिया। उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और अत्यंत सम्मान के साथ झुककर उत्तर दिया, सीनियर को जवाब देते हुए, यही बात होगी। हाई बोडोन की भाषा को सहज रूप से स्वीकार कर लिया गया। अजीबोगरीब आग दुनिया की सबसे भयंकर और पागल दिव्य वस्तु है और कोई भी कीमियागर इसके लिए पागल हो जाएगा। लेकिन इसे वश में करने के लिए पूर्ण शक्ति की आवश्यकता है। यद्यपि गुहे एक छठे दर्जे का रसायनज्ञ है, लेकिन उसकी अपनी शक्ति केवल डो वांग स्तर की है। इसलिए यह उचित है कि वह यून जैसे डो हुआन के शक्तिशाली व्यक्ति को अपने समर्थन के लिए आमंत्रित करे। हाई बोडोंग एक पल के लिए रुका, फिर दाव का विश्लेषण जारी रखा। आखिरकार एक विचित्र आग जैसी दिव्य वस्तु किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति के दिल को धड़कने के लिए काफी है। पंथ के नेता यून की व्यक्तिगत यात्रा का मतलब ये होना चाहिए कि उन्होंने गुहे के साथ किसी तरह का समझौता कर लिया है और मुनाफे में हिस्सा पाने की तैयारी कर रहे हैं। डच महाद्वीप पर शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच इस तरह के गठबंधन काफी आम है। हाई बोडोन की बातें शिंग जुआन के कानों तक स्पष्ट रूप से पहुंच गईं। प्रत्येक शब्द तर्कसंगत और तार्किक है, प्रत्येक निष्कर्ष त्रुटिहीन है। वास्तव में इस महाद्वीप पर हितों के आदान प्रदान का ये सबसे सामान्य रूप है। तथापि इन शब्दों के बाद जिंग जुआन के दिल में जो ठंडक और नाराजगी पैदा हुई थी, वह धीरे धीरे गायब हो गई। इसके बजाय एक विचित्र और गहन समझ विकसित हुई। साथ ही एक ऐसी गर्माहट का स्पर्श भी था जिससे वह खुद भी अपरिचित महसूस कर रहा था। उसे ध्यान आया, उस अंधेरी और नम गुफा में उसके घावों का इलाज करने के बाद, जब वह उसके लिए आत्माओं को आकर्षित करने वाला जेड पत्थर का पेंडेंट बना रहा था, उसने एक बार उससे यह बात कही थी। उसका क्षत विक्षत शरीर एक गंभीर घाव से ग्रस्त था। साधारण दवाएं उसके लिए बेकार थीं। इसे ठीक करने का एकमात्र तरीका दुनिया की सबसे उत्कृष्ट कलाकृति पर निर्भर रहना है, जिसमें ओरिजिन ऊर्जा समाहित है। टैगोर रेगिस्तान। पीली रेत से ढकी यह बंजर भूमि प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार के दुर्लभ प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर होने के लिए प्रसिद्ध रही है। वह प्राचीन नदी के लिए नहीं आई थी, वह तथाकथित रहस्यमयी आग की तलाश में नहीं थी। उसने उस समय कही गई अपनी उस अनौपचारिक टिप्पणी को दिल पर ले लिया। वह किसी ऐसी चीज की तलाश में थी जो उसे ठीक कर सके। उसने यह उसके लिए किया। इसीलिए उसने शांतिप्रिय यूनिलान संप्रदाय को छोड़ दिया। इसीलिए वह इस आसन्न रक्तपात में फंस गई। यह एहसास 9 स्वर्गों से आने वाले सबसे शुद्ध झरने के जल की तरह चुपचाप उनकी विशाल आत्मा के सागर में बह गया, जो लाखों वर्षों से सूखा पड़ा था। आत्माओं का वह सागर पहले से कहीं अधिक शांत था। शिंग जुआन ने एक बार फिर दाव की ओर देखा, जो चांद जैसे सफेद वस्त्र पहने एक अकेला व्यक्ति था और भीड़ के बीचों बीच चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों का वो भाव बदल गया है। शिंग जुआन से जुड़ाव का वह अनूठा एहसास सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए अमर पूजनीय की उदासीनता धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। इसके बजाय उनमें एक अत्यंत सौम्यता थी जिसके बारे में वे स्वयं भी अनजान थे। अक्ल का अंधा। उसके मन में एक विचार आया और उसने धीरे से आह भरी। बेबसी का भाव है, और उसमें थोड़ी सी भावना भी झलक रही थी जिसे वह खुद स्वीकार करने को तैयार नहीं था। मेरे लिए उसने सचमुच अपनी जान जोखिम में डाली। जिंग जुआनजी दाओ, मैं अब और तटस्थ नहीं रह सकता। #56 यून की धारणा। जोड़। अध्याय 56 यून की धारणा। यून का ध्यान अब इस जगह पर नहीं था। उसके आसपास के लोगों का उस रहस्यमयी आग के प्रति लालच और कट्टरता और उन डो वांग के शक्तिशाली लोगों की आंखों में छिपी हुई लालसा ने उसे गहरी घृणा से भर दिया। अनियंत्रित रूप से उसे वह अंधेरी और नम गुफा याद आ गई। मुझे वह दुबला पतला व्यक्ति याद आया जो दुनिया के चमत्कारों के प्रति उदासीन रहता था, मानो दुनिया की कोई भी चीज उसके दिल पर कोई छाप नहीं छोड़ सकती हो। उनके साथ रहने से बहुत शांति और सुकून मिलता है। इस समय आसपास का शोर इतना कष्टदायक है। जिंग हुआन, अभी आप कहाँ हैं? ठीक उसी समय जब उसके दिल की तड़प उसे पूरी तरह से अभिभूत करने वाली थी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके शरीर से सटे हुए, सीने में दबाए हुए प्राचीन जेड के लटकन से एक अजीब, अप्रत्याशित कंपन उत्पन्न हुई। वह खतरे की चेतावनी नहीं थी। यह एक ऐसी गर्माहट थी जो बेहद सूक्ष्म थी, फिर भी अविश्वसनीय रूप से परिचित थी। वह गर्मी झुलसाने वाली नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उसके दोहवांग स्तर के सुरक्षात्मक दौकी, उसकी त्वचा और मांस को भेद कर उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गई है।
धीरे धीरे इसने उसके दिल को शांत किया, जो तड़प के कारण उथल पुथल में था। यह उसकी जानकारी है। यून यून की आमतौर पर शांत और संयमित फीनिक्स जैसी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। वह एकदम जम सी गई। ये जेड का पेंडेंट खुद जिंग हुआन ने बनाया था। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला छोड़ने के बाद से ये शांत और ठंडा बना हुआ है और धीरे धीरे ऊर्जा एकत्र करने की क्षमता के अलावा कोई असामान्य घटना नहीं दिखा रहा है। मुझे अचानक इसी समय बुखार क्यों आ गया? कठिन लेस देन AI इक्वल्स 41 ग्रेटर दैन लेस देन A ग्रेटर देन लेस देन A ग्रेटर दैन। एक ऐसा पागलपन भरा विचार जो उसे गुस्से से खौल उठा। अरे नहीं, वो तो आसपास ही है। यून यून अब संप्रदाय प्रमुख के समान संयम और स्थिरता बनाए रखने में असमर्थ थी। उसने अचानक ऊपर देखा। भनभनाहट। साधारण डो हुआन की तुलना में कहीं अधिक विशाल और शक्तिशाली आत्मबोध, उसके केंद्र से एक अदृश्य उग्र समुद्र की तरह उमड़ पड़ा। उस शक्ति ने पल भर में पूरे स्टोन डेजर्ट सिटी को अपनी चपेट में ले लिया। चौक, गली, रेस्तरां, दुकान, शहर का हर कोना उसकी नजर में था। कोई भी चीज उसकी नजर से नहीं बच सकती थी। उसके बगल में खड़ी गूही के चेहरे के भावों में थोड़ा बदलाव आया। उसके पीछे खड़े यूनलान संप्रदाय के दो शक्तिशाली डो वांग योद्धा एक साथ करा हो उठे, मानो उनकी आत्माओं पर किसी अदृश्य विशाल हथौड़े से जोरदार प्रहार किया गया हो। आत्मा की कितनी शक्तिशाली ऊर्जा! संप्रदाय प्रमुख की शक्ति अफवाहों से भी कहीं अधिक प्रतीत होती है। यून यून ने अपने आसपास के लोगों के आश्चर्य को नजरअंदाज कर दिया। उसका संपूर्ण अस्तित्व असंख्य खंडित संदेशों के उस अराजक सागर में डूबा हुआ था। वह खोज रही है। वे बेसब्री से खोज रहे हैं। उस भाड़े के सैनिक में निडर और अदम्य भावना थी। व्यापारियों में निहित धूर्त, हिसाब किताब लगाने वाला लालच, साधारण लोगों से उत्पन्न होने वाला विनम्र लेकिन विस्मयकारी भय। असंख्य संदेश उलझे हुए धागों की तरह उसकी धारणा में आपस में गुथे हुए थे, एक अव्यवस्थित विशाल जाल का निर्माण कर रहे थे। उसने बार बार उन सभी को छानकर देखा। फिल्टरिंग। वह इन हजारों लोगों के बीच उस एक अद्वितीय व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रही थी। वह सांस, किसी प्राचीन खाई की तरह सब कुछ निगल जाती है, हर चीज के प्रति उदासीन, एक मृत्युमय सन्नाटा। नगर स्वामी का महल नहीं, सैंड मर्सिनरी ग्रुप का मुख्यालय नहीं, ये सबसे बड़े रेस्तरां और दुकानें हैं, फिर भी कुछ नहीं। उसकी आत्मा की अनुभूति ने स्टोन डेजर्ट सिटी के लगभग हर कोने को उलट-पुलट कर दिया। लेकिन परिणाम बेहद निराशाजनक रहा। नहीं, वहां कुछ भी नहीं था। वह भावना जो उसके सपनों में आती थी और जिसके लिए वह दिन रात तरसती रहती थी, ऐसा लगता था कि इस शहर में कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे उसका भावुक हृदय धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था, उसके सीने में लटके जेड के पेंडेंट से निकलने वाली क्षणिक गर्माहट रात में खिलने वाले सूरज की तरह जल्दी ही गायब हो गई और अंततः अपनी ठंडी खामोशी में लौट गई। खोज में कोई परिणाम नहीं मिला। यून यून ने धीरे धीरे अपनी अपार आत्मिक अनुभूति को वापस ले लिया। उसकी निर्मल फीनिक्स जैसी आंखों में जो प्रकाश अभी अभी प्रज्वलित हुआ था, वह धीरे धीरे मंद पड़ गया। इसके बजाय घोर निराशा की भावना व्याप्त थी। कठिन लेस देन AI इक्वल्स 130 ग्रेटर दैन लेस देन A ग्रेटर देन लेस देन A ग्रेटर दैन। क्या ये भ्रम वास्तव में मेरी अपनी अत्यधिक लालसा के कारण ही उत्पन्न होता है? उसके पतले हाथ, जो उसके वस्त्र की चौड़ी आस्तीनों के नीचे छिपे थे, अनजाने में मुट्ठी बन गए। बल लगाने के कारण उंगलियों के जोड़ थोड़े सफेद पड़ गए थे। संप्रदाय के नेता यून, चिंता से भरी गुहे की आवाज ने उसे उसकी तल्लीनता से बाहर निकाल दिया। क्या आप ठीक हो? ये कुछ भी नहीं है। यून यून की आवाज में फिर से वही शांत और तटस्थ भाव लौट आया। बस मुझे कुछ अनचाही दखलंदाजी का आभास हुआ। उसने मौके पर ही बहाना बना लिया। इस रेगिस्तान में अजगर छिपा रहता है, इसलिए सावधान रहना ही बेहतर है। ये सुनकर गुहे को उस पर कोई संदेह नहीं हुआ, बल्कि उसने गहरी सहमति में सिर हिलाया। पंथ के नेता यून बिल्कुल सही हैं। उनके परिष्कृत चेहरे पर एक प्रबल आत्मविश्वास झलक रहा था। हालांकि हम दोनों के यहाँ होने के साथ साथ दो युद्ध सम्राट एल्डर यान और विंडली की मौजूदगी में मुझे यकीन है कि गामा साम्राज्य में कोई भी हमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने जिन एल्डर यान और श्री विंडली का जिक्र किया था, वे दो अन्य डो हुआन के शक्तिशाली नेता थे जिन्हें उन्होंने इस बार आमंत्रित किया था। एक तो स्वर्ण और रजत एल्डर्स में से रजत एल्डर है और दूसरा साम्राज्य के शाही परिवार का एक दरबारी है। ये संयोजन उन्हें निडर होकर उत्पात मचाने के लिए पर्याप्त है। यून यून ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अवचेतन रूप से उस जेड पेंडेंट को और भी कसकर पकड़ लिया, जो पहले ही अपनी ठंडी अवस्था में लौट चुका था। नहीं, वह एहसास इतना वास्तविक था।
वह गर्माहट जो सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचती है, निश्चित रूप से कोई भ्रम नहीं है। उसकी धुंधली पड़ चुकी फीनिक्स जैसी आंखों के सबसे गहरे कोने में एक जिद्दी, अटूट दृढ़ संकल्प फिर से जागृत हो गया। वह यहीं होना चाहिए, यह इसी शहर में कहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने इसे इस तरह छिपाया कि वे खुद इसे समझ ही नहीं पाए। उसे दाव के रहस्य के बारे में पता नहीं था। उसके ठीक 100 मीटर पीछे, उस भीड़भाड़ वाली सड़क के एक सुनसान कोने की छाया में, काले रंग का चोला ओढ़े एक दुबली पतली आकृति वहां चुपचाप खड़ी थी। उसने यून यून के चेहरे पर क्षणिक आश्चर्य, बिना किसी झिझक के अपनी आत्मा की अनुभूति को उजागर करने की उसकी उत्सुकता और उसकी प्रारंभिक निराशा के बाद फिर से जागृत हुई उसकी हठधर्मिता को कैद कर लिया। सब कुछ मेरी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। शिंग जुवान का चेहरा उदासीन और पीला पड़ा रहा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक हल्की सी वक्रता उभर आई, जिसे उसने खुद भी महसूस नहीं किया। वक्र बहुत धुंधला था, लेकिन इसमें बेबसी का एक संकेत छिपा था जिसे वह खुद स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कोमलता के साथ, नासमझ बच्चा। उनके पीछे खड़े हाई बोडोंग ने अपने वरिष्ठ के शांत चेहरे को देखा, लेकिन उनके दिल में एक भयंकर तूफान उमड़ रहा था। अभी अभी यून यून की भयानक आत्मा बोध शक्ति ने इस पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। डो हुआन के पूर्व शक्तिशाली नेता को ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी अदृश्य पर्वत के नीचे दब गए हों। आत्मा भी कांप रही है, लेकिन उनके सामने खड़े वरिष्ठ व्यक्ति ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। यह अनुभूति ऐसी थी मानो कोई कोमल हवा शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय पवित्र पर्वत को छू रही हो। इसे जरा सा भी हिलाना मूलतः असंभव है। ठीक तभी शिंग जुवान की सपाट, भावहीन आवाज उसके कानों में धीरे से गूंजी। चल दर, इस शहर में एक और सेलिब्रिटी से मिलने का समय आ गया है। अब हमारे लिए भी खेल में उतरने का समय आ गया है। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #57 शाओ यान के जवाबी उपाय। जोड़ अध्याय 57 शियाओ यान के जवाबी उपाय। मोटाई भाड़े के सैनिकों का समूह इलाके के अंदरूनी हिस्से में कठोर नीले पत्थर से बने एक गुप्त कमरे के अंदर एक तेल के दीपक की लौ बेचैनी से टिमटिमा रही थी, जिससे तीनों आकृतियों की परछाई धब्बेदार दीवारों पर विकृत और कुरूप तरीके से पड़ रही थी। वातावरण इतना घुटन भरा था कि ऐसा लग रहा था मानो हवा भी जम गई हो। शाओ डिंग मेज पर बैठा था। मोटाई रेजिमेंट का ये कमांडर, जो अपनी संयमशीलता के लिए जाना जाता था, आज गहरी भौहें चढ़ाए बैठा था। उनके झुर्रियों से भरे चेहरे पर अटूट गंभीरता और थकावट के भाव स्पष्ट रूप से अंकित थे। तीसरे भाई, इस बार मुझे डर है कि यह वाकई काम नहीं करेगा। उसने एक लंबी, कर्कश सांस छोड़ी, उसकी आवाज में बेबसी झलक रही थी। छठे दर्जे के रसायन शास्त्री पिलकिंग वू हे, उनका नाम ही पूरे गामा साम्राज्य को हिला देने के लिए काफी है। उसके चारों ओर मौजूद शक्ति इतनी भयावह है कि उससे निपटना हमारी क्षमता से पूरी तरह परे है। शाओ डिंग ने अपनी उंगली फैलाए और उसे बार बार खुरदरी मेज पर थपथपाया। ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक बात अन्य दो लोगों के दिलों को छू रही थी। यूनेलान संप्रदाय मास्टर यू यू, बर्फ सम्राट हाई बोडोंग, एक डो हुआन का शक्तिशाली व्यक्तित्व भी है जिसकी पहचान अज्ञात है, लेकिन जिसका प्रभाव भी उतना ही रहस्यमय है। 3 डो हुआन, साथ ही यूनेलान संप्रदाय और शाही परिवार के 4 डोवान। उसने अपना सिर उठाया और उसकी आमतौर पर तीक्ष्ण बुद्धि वाली आंखें अब केवल कड़वाहट से भरी हुई थीं। ऐसी टीम के साथ हमारे छोटे से मोटाई की तो बात ही छोड़िए, पूरे स्टोन डेजर्ट सिटी को उलट पुलट करना भी पलक झपकते ही हो जाएगा। हमें किस बात के लिए लड़ना है? संघर्ष। शाओ ली, जो अब तक चुप था, अचानक अपना सिर ऊपर उठा लिया। उसके नुकीले चेहरे पर नसें उभरी हुई थीं और उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। टकराना। एक जोरदार धमाका। उसका विशाल, लोहे जैसा हाथ ठोस पत्थर की मेज पर जोर से टकराया। डेस्कटॉप पर तुरंत मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई देने लगीं। क्या इसलिए कि वे ताकतवर हैं, हमें कुत्तों की तरह आज्ञाकारी होकर वह मांस उन्हें सौंपना पड़ता है जो सीधे हमारे मुंह में परोसा जाता है? शियाओ ली अचानक उठ खड़ा हुआ, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। 4 सितारा ग्रैंड डोशी से जुड़ी भयंकर आभा उस छोटे से बंद कमरे में अनियंत्रित रूप से उमड़ रही थी। बड़े भाई, ये तो अजीब आग है। यही वह उम्मीद है कि हमारा शियाओ परिवार सचमुच उत्थान कर सकता है। मुझे परवाह नहीं कि वह कौन सा पिलकिंग या बैटल एम्परर है। अगर वह मुझसे कुछ लेना चाहता है, शाओ ली, तो उसे मेरी लाश पर से होकर गुजरना होगा। दूसरे भाई, शांत हो जाओ।
शाओडिंग ने धीमी सी चीख निकाली, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। ये हड्डियों की संरचना के बारे में नहीं है, ये ताकत के बारे में है। ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम अंदर घुसेंगे तो हम सिर्फ अपनी जान गंवाएंगे, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कीचड़ में छिपने से तो ये बेहतर ही है। आप ऐसा लग रहा था कि इस दमनकारी माहौल में दोनों भाई पूरी तरह से भड़क उठेंगे। एक शांत लेकिन निर्विवाद रूप से शक्तिशाली आवाज धीरे धीरे गूंज उठी। बड़ा भाई, दूसरा भाई। काले वस्त्र पहने वह युवक जो पूरी घटना से अलग थलग होकर चुपचाप एक तरफ बैठा था, आखिरकार उसने अपना सिर उठाया। शाओ यान के चेहरे पर न तो शाओ डिंग की चिंता दिखी और न ही शाओली का गुस्सा। वहां केवल एक ही भाव था, एक शांत खामोशी जो उनकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल बेमेल लग रही थी। टिमटिमाते दीपक की रोशनी में उसकी काली गहरी आंखें एक भयावह चमक के साथ दमक रही थीं। सीधे टकराव में हम वास्तव में एक चट्टान पर अंडा फेंकने जैसा काम कर रहे हैं। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इससे संघर्ष की कगार पर पहुंच चुके तनावपूर्ण माहौल में तुरंत शांति छा गई। शाओ डिंग और शाओ ली की निगाहें अनायास ही उस पर टिक गईं। उन्हें नहीं पता कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन ये छोटा भाई जिसे वे सुरक्षा की जरूरत समझते थे, उन तीनों का सहारा बन गया है। शाओ यान की उंगलियां मेज पर हल्के से थपथपा रही थीं, जिससे एक लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। हालांकि हमारे पास कुछ फायदे भी हैं। ओह! शाओ डिंग की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। शाओ यान के होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। प्राचीन नदी यात्रा एक भव्य आयोजन था, रेगिस्तान के ऊपर लटकते हुए धधकते सूरज की तरह, जिसे सभी जानते थे। यही उनकी ताकत है और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। उनका लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए उनकी कार्रवाई में स्वाभाविक रूप से देरी होगी। अधिक महत्वपूर्ण बात, शाओ यान की निगाहें मानो मोटी पत्थर की दीवार को भेदकर उस असीम रेगिस्तान के अंत की ओर देख रही थीं। इस रेगिस्तान के असली स्वामी हम इंसान नहीं हैं, सांप मानव जनजाति। शाओ डिंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ये सही है। शाओ यान ने सिर हिलाया, उसकी गहरी आंखें और भी अधिक चमक उठीं। रानी मेडुसा हिंसक और निर्दयी है। वह गुहे जैसे शक्तिशाली मानव को कभी भी अपने क्षेत्र में खुलेआम घुसपैठ करने और उसके खजाने पर लालच करने की अनुमति नहीं देगी। एक बड़ा युद्ध अपरिहार्य है, और यही हमारा अवसर है। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, और उस क्षण उसका पतला शरीर एकदम सीधा और मजबूत खड़ा हुआ प्रतीत हुआ। वे बाघ हैं, वे अजगर हैं, वे उनसे सीधे मुकाबले में लड़ सकते हैं। और मैं ही वो विषैला सांप हूं जो अंधेरे में घात लगाए बैठा है। जब वे नाग मानव जाति के साथ युद्ध में थके हारे और कमजोर हो चुके हैं, तब मैं चुपके से उस रहस्यमयी आग के छिपने के स्थान में घुसपैठ कर सकता हूं। बाकी सब लोग लेने से पहले तुम इसे ले लो। उनके शब्द शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। पूरा सीलबंद कमरा इतना शांत था कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। शाओ डिंग और शाओ ली अपने तीसरे भाई को खाली निगाहों से घूर रहे थे, उनके दिमाग पूरी तरह से खाली थे। ये योजना बहुत ही साहसिक है। ये तो बिल्कुल पागलपन है। ये तो मानो चाकू की धार पर नाचने जैसा है। एक छोटी सी गलती भी पूर्ण विनाश और अपरिवर्तनीय बर्बादी का कारण बन सकती है। नहीं, सबसे पहले शाओ डिंग को होश आया और उसने इस विचार को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर दिया। ये बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें इस तरह की खतरनाक स्थिति का अकेले सामना करने देने से बिल्कुल इनकार करता हूँ। जी हाँ, तीसरे भाई। शाओ ली भी चिंतित हो गई, उसका उग्र स्वभाव उस क्षण गहरी चिंता में बदल गया। ये नाग मानव जाति का गढ़ है, और फुरुकावा का गिरोह इस पर लालच भरी नजरों से देख रहा है। तुम बिल्कुल अकेले हो। मैं अकेला नहीं हूँ। शाओ यान ने उनकी बात काट दी। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगली पर पहनी हुई प्राचीन काली अंगूठी को धीरे से सहलाया। रिंग के भीतर से एक उम्रदराज लेकिन सहमति भरी आवाज सुनाई दी, जो केवल उसे ही सुनाई दे रही थी। हे बच्चे, तुम सही हो। इस दुनिया में अवसर के साथ स्वाभाविक रूप से बड़ा खतरा भी जुड़ा होता है। डरपोक और संकोची व्यक्ति कभी भी सच्चा बलवान नहीं बन सकता। किस्मत साहसी लोगों का साथ देती है, और वास्तव में इस समय यही हमारा एकमात्र और सबसे अच्छा अवसर है। आगे बढ़ो और करो। तुम्हारे शिक्षक के यहाँ होने से तुम अपने रहस्य छुपा सकते हो और सबको धोखा दे सकते हो। शिक्षक के समर्थन से शियाओ यान का आत्मविश्वास बढ़ा। उसने ऊपर देखा और अपने दोनों बड़े भाइयों की चिंतित निगाहों से उसका सामना हुआ। उन गहरी आंखों में अडिग नामक ज्वाला धधक रही थी। बड़े भाई, दूसरे भाई, आप मेरी बात पर विश्वास करें। यही हमारा एकमात्र मौका है। मुझे जाना है। उस शांत आवाज में निहित अटूट इच्छाशक्ति ने शियाओ डिंग और शियाओ ली दोनों को अवाक कर दिया।
उन्होंने अपने तीसरे भाई की ओर देखा। उस चेहरे पर, जिसमें अब भी बचपना झलक रहा था, वह दृढ़ता, वह आत्मविश्वास बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। ठीक उसी तरह जैसे उस समय वह जिद्दी युवक जिसने पारिवारिक परीक्षा के दौरान अनगिनत ताने सुनने के बावजूद अपना सिर ऊंचा रखा था। मौन, लंबा सन्नाटा। अंत में जियाउडिंग और जियाओली ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। अच्छा, शाओडिंग ने गुस्से में अपना हाथ मेज पर पटका और अचानक उठ खड़ा हुआ। चूंकि तुमने अपना मन बना लिया है, तो हम भाई लोग कभी कभार तुम्हारे साथ खूब मस्ती करेंगे। शाओली भी मुस्कुराया, उसकी मुस्कान में निडर वीरता झलक रही थी। अरे यार, इसे करने में इतनी बड़ी बात क्या है? तीसरे भाई, शांति से जाओ। भले ही हमें मोटाई भाड़े के सैनिकों के समूह को अपना सब कुछ त्यागना पड़े, फिर भी हम आपके लिए एक बड़ा धमाका करेंगे। चलो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपके लिए अवसर सृजित करना। धन्यवाद बड़े भाई और छोटे भाई। शाओ यान की आंखें थोड़ी लाल थीं और उसने भारी स्वर में सिर हिलाया। कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। ... रात पानी की तरह गहरी और शांत थी। दोनों बड़े भाई दृढ़ संकल्प और गर्व से भरे दिल के साथ चले जाने के बाद गुप्त कमरा एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। शाओ यान दीपक की रोशनी की छाया में खड़ी थी, उसके चेहरे पर फिर से शांति छा गई थी। वह जानता था कि दाव नामक एक अभूतपूर्व जुआ शुरू होने वाला है, और वह इकलौता जुआरी था। शिक्षक जी, हम आज रात आधी रात को रवाना होंगे। रिंग के भीतर से बूढ़े औषध विक्रेता की आवाज सुनाई दी। हालांकि आवाज अब पहले की तरह सहज नहीं थी, बल्कि उसमें अभूतपूर्व गंभीरता थी। शाओ यान ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया। शिक्षक जी, क्या हुआ? घंटी कुछ देर तक शांत रही। वृद्ध डॉक्टर की उम्रदराज आवाज धीरे धीरे फिर से गूंजी, जो गहरी उलझन और आशंका से भरी हुई थी। यानर, तुम जो भी करो, सावधान रहना। फुरुकावा और रानी मेडुसा वास्तव में इस यात्रा के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन स्टोन डेजर्ट सिटी में प्रवेश करने के बाद से ही मैं एक असहनीय बेचैनी से ग्रस्त हूँ। आवाज धीरे धीरे और भारी होती गई। मेरी आत्मिक अनुभूति एक अदृश्य जाल से दबी हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है मानो इस शहर के किसी कोने में एक प्राचीन क्रूर जानवर छिपा हुआ है, जिससे मुझे भी अपनी जवानी में भी डर लगता था। लग रहा है कि बूढ़ा औषध विक्रेता कुछ देर के लिए रुक गया, मानो उसे अतीत की कोई ऐसी घटना याद आ गई हो जिससे वह कांप उठता हो। तुम्हें याद है वह रहस्यमय वरिष्ठ व्यक्ति जिससे आप जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में मिले थे? शाओ यान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। शिक्षक, आपका मतलब है? मुझे दाव के बारे में नहीं पता। बूढ़े व्यक्ति की आवाज आहों और बेबसी से भरी हुई थी। मैं केवल इतना जानता हूं कि दाव की आभा उस वरिष्ठ की आभा के बिल्कुल समान है, बस ये 10,000 गुना अधिक विशाल और भयावह है। यानर, मुझे पूर्वाभास हो रहा है। इस रहस्यमय आग के इर्द गिर्द चल रहा शतरंज का ये खेल हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है। फुरुकावा, मेडुसा और यहाँ तक कि हम भी शायद सच्चे गो खिलाड़ी नहीं हैं। हो सकता है कि हम सब किसी और की शतरंज की बिसात पर सिर्फ मोहरे हों, जो अपने भाग्य को नियंत्रित करने में असमर्थ हों। #58 हमें भी चले जाना चाहिए। जोड़, अध्याय 58 अब हमारे भी रवाना होने का समय आ गया है। स्याही के समान गहरे काले रंग की रात ने पूरे पाषाण रेगिस्तान शहर को अपनी चपेट में ले लिया। दिन की चहल पहल पूरी तरह से रेगिस्तान की गहराई से बहने वाली ठंडी रात की हवा से थम गई थी। शहर में कहीं किसी ऊंची इमारत की छत पर दो आकृतियां मूर्तियों की तरह खड़ी थीं, चुपचाप चांदनी में नहा रही थीं। हेई बोडोन काले वस्त्रधारी आकृति के पीछे आधे शरीर की लंबाई की दूरी पर खड़ा था। उसने अपने शरीर में पुनः प्राप्त युद्ध राजा शिखर की अपार शक्ति का लालचपूर्वक आनंद लिया। ठंडी युद्ध ऊर्जा उसकी नसों में हर्षोल्लास से भर उठी, जिससे उसे यह शक्तिशाली भ्रम हुआ कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। लेकिन जब भी उसकी नज़र सामने खड़े आदमी की पतली पीठ पर पड़ती, तो उसके अंदर उमड़ता हुआ जुनून एक पंक्चर गुब्बारे की तरह पिचक जाता। अंत में केवल आत्मा से निकलने वाली विस्मय की भावना ही शेष रह जाती है। सीनियर चुपचाप खड़े थे, उनके काले वस्त्र रात की हवा में स्थिर थे, मानो इस दुनिया का कानून भी उन्हें जरा सा भी विचलित नहीं कर सकता था। उसके 3 फीट के भीतर ही हवा और रेत अपने आप पीछे हट गईं। यह एक प्रकार का निरपेक्ष क्षेत्र है। वे यहाँ हैं। शिंग जुवान की शांत कर्कश आवाज अचानक सुनाई दी। हाई बोडोन को ठंडक महसूस हुई और उसने तुरंत सीनियर की निगाहों का पीछा किया। नीचे सड़क की घनी छायाओं में एक काली परछाई हिल रही थी। वह काली आकृति सबसे फुर्तीले चीते की तरह चुपचाप मोटाई भाड़े के सैनिकों के समूह के क्षेत्र की गहराई से बाहर निकल आई।
उसकी हरकतें अविश्वसनीय रूप से तेज थीं, फिर भी उनसे हवा के कटने की जरा सी भी आवाज नहीं आई। हर उतार चढ़ाव के साथ ये छाया और प्रकाश के बीच की सीमा पर सटीक रूप से चलता है और रात में अपने आकार को पूरी तरह से विलीन कर लेता है। हाई बोडोन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या शानदार फुटवर्क है! अपनी सांसों को छिपाने का कितना शानदार तरीका है! अपनी चरम क्षमता के कारण, यदि वह सीनियर के बगल में खड़ा न होता और उसे पहले से चेतावनी न मिली होती, तो शायद वह दाव की प्रेत जैसी आकृति को तुरंत पहचान नहीं पाता। आखिर वह लड़का कौन है? कुछ ही पलों में वह काली आकृति विशाल शहर की दीवार के नीचे पहुंच चुकी थी। वह शहर के द्वार से होकर नहीं गुजरा। उसने अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ा और उसके पैरों से एक केंद्रित लड़ाकू भावना फूट पड़ी, जिसने उसे धनुष से छूटे तीर की तरह आकाश में धकेल दिया। जैसे ही वह पूरी तरह थकने वाला था, उसने धीरे से अपनी हथेली को खुरदरी दीवार पर दबाया और उस गति का उपयोग करके खुद को फिर से ऊपर खींच लिया। पूरी प्रक्रिया सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अंततः वह शहर की दीवार के बाहर पीली रेत पर हल्के से उतरा। एक पल भी रुके बिना उसकी आकृति पलक झपकते ही विशाल, असीम रेत के सागर में पूरी तरह से गायब हो गई। हे, ये दिलचस्प है। हाई बोडोंग ने अपने सामने शिंग जुवान को एक धीमी, अस्पष्ट हंसी हंसते हुए सुना। बच्चों की शरारतों पर हंसी में थोड़ी सी मस्ती झलक रही थी। वरिष्ठ नागरिक, ये व्यक्ति। हाई बोडोंग खुद को बोलने से रोक नहीं पाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह रहस्यमय पीछा करने वाला व्यक्ति उनकी यात्रा में एक बड़ा बाधा बन सकता है। शिंग जुवान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने बड़ी सरलता और धीमी गति से अपनी नज़र रेत के गहरे सागर से हटाकर शहर के दूसरी ओर कर ली। वह पिलकिंगुहे और उसके समूह का अस्थायी शिविर स्थल था। शहर के अन्य हिस्सों की भयावह खामोशी के विपरीत वह इलाका जगमगा रहा था। उच्च स्तरीय जादुई कोर द्वारा संचालित दर्जनों प्रकाश क्रिस्टल ने पूरे शिविर को इस प्रकार रोशन कर दिया मानो दिन का उजाला हो। तेज धार वाले ब्लेडों से लैस खूंखार गार्डों के दस्ते लगातार गश्त लगाते हुए पूरे शिविर की रक्षा कर रहे थे, मानो वह किसी लोहे के बैरल की तरह हो। शिविर के केंद्र में कई आलीशान तंबू, चंद्रमा के चारों ओर तारों की तरह केंद्रीय तंबू के चारों ओर क्लस्टर हैं। हाई बोडोंग इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उन तंबुओं के भीतर कई शक्तिशाली, दम घोंटने वाली सांसें मंडरा रही थीं। एक अकेले नेता की तरह प्राचीन क्रूर जानवर गहरी नींद में सो गया है। हालांकि यह शांत है, फिर भी ये लगातार एक भयावह दबाव का संचार करता है। वे स्पष्ट रूप से जल्दी में नहीं हैं। उनके पास असीम शक्ति है, जो इस रेगिस्तान में किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कुचलने के लिए पर्याप्त है। वे भोर होने तक प्रतीक्षा करेंगे, फिर भारी बल के साथ वे धार्मिक और सम्मानजनक तरीके से रेगिस्तान में प्रवेश करेंगे ताकि उस दिव्य खजाने को प्राप्त कर सकें। एक प्रकाश, एक अंधेरा। उनमें से एक अकेला हत्यारा है। एक थी शक्तिशाली शाही सेना। दोनों की तुलना करने पर अंतर स्पष्ट हो जाता है। जो बाल कलाकार सामान चुराने की जल्दी में था, वह पहले ही दृश्य में प्रवेश कर चुका है। शिंग जुवान ने अपनी निगाहें हटा ली। उनकी शांत आवाज में हल्की सी इत्मीनान भरी हंसी झलक रही थी। मुख्य कलाकार सुबह होने तक मंच पर नहीं आएंगे। बाल कलाकार, मुख्य कलाकार। हाई बोडोंग स्तब्ध रह गया। सीनियर जिन अपरिचित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें वह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह उन शब्दों में छिपी हुई घोर तिरस्कार की भावना को सुन सकता था, सभी जीवित प्राणियों को नीचा समझने का भाव। ऐसा लग रहा था मानो सीनियर की नजरों में न तो वह रहस्यमय चुपके से काम करने वाला लड़का और न ही पिलकिंगुहे जैसे सितारों से सजी टोली एक उबाऊ नाटक के पात्रों से ज्यादा कुछ नहीं थे जो जल्द ही सामने आने वाला था। इस एहसास ने हाई बोडोंग के दिल की धड़कन को बेकाबू कर दिया। उन्होंने अपने सदमे को दबाते हुए सम्मानपूर्वक झुककर निर्देश मांगे। वरिष्ठ, वही युवक तो पहले ही आगे निकल चुका है। क्या हमें उसके पीछे जाना चाहिए? अगर वह पहले वहां पहुंच जाए तो? उनके विचार में उस रहस्यमयी आग को पकड़ना हर पल का मामला था। यदि कोई धीमा होता तो वह हर कदम पर धीमा होता। तथापि, लेकिन जिंग जुवान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वह मुड़ा और पहली बार उसकी गहरी, प्राचीन आंखें एक प्राचीन, बर्फीले तालाब की तरह ठंडी चांदनी में थोड़ी सी शरारत भरी नजर आईं। नहीं, हम अभिनेता नहीं हैं, हम दर्शक हैं। संक्षेप में, सृष्टि की रचना के समय की गड़गड़ाहट की तरह इसने हाई बोडोंग की आत्मा पर गहरा प्रहार किया। वह पूरी तरह से जम गया। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है। मैं अभिनेता नहीं हूँ। क्या वे दर्शक हैं? वह शिंग जुवान को खाली निगाहों से घूर रहा था, सीनियर के चेहरे पर शांत मुस्कान को, मानो वह कोई बिल्कुल स्वाभाविक बात कह रहा हो।
एक अवर्णनीय बर्फीली ठंड, साथ ही एक अत्यधिक लगभग दम घोंटने वाली उत्तेजना उसकी रीढ़ की हड्डी से सीधे उसके सिर के शीर्ष तक दौड़ गई। वह पूरी तरह समझ गया। सीनियर ने शुरू से ही उस चालाक लड़के को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसने तो पिलकिंग यूनिलान संप्रदाय के मास्टर और उन 3 डो हुआंग और 4 डो वांग की खौफनाक कतार को भी गंभीरता से नहीं लिया। उनकी नजरों में ये लोग जिस चीज के लिए इतनी मेहनत से लड़ रहे थे, अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, वह महज एक खेल। जहां तक सीनियर की बात है, उसे बस चींटियों द्वारा लड़ी जा रही इस खूनी लड़ाई को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह ढूंढनी थी। ये कितना अद्भुत दृष्टिकोण है! ये किस प्रकार का पूर्ण आत्मविश्वास है जो व्यक्ति को दुनिया के सभी शक्तिशाली लोगों को कुछ भी नहीं समझने पर मजबूर कर देता है। इस जबरदस्त सदमे से हाई बोडोन का वृद्ध हृदय बुरी तरह कांप उठा। उन्हें कोई संदेह नहीं था, यदि वरिष्ठ अधिकारी सहमत हो, उसे केवल एक उंगली आगे बढ़ाने की जरूरत है। इससे मैदान पर मौजूद सभी कलाकार और तथाकथित नशीली दवाओं का सफाया हो जाएगा। अब शिंग जुवान की आवाज ने उसे उसके अंतहीन भय से जगा दिया। शानदार नजारे वाली सबसे अच्छी जगह पाने का समय आ गया है। हाई बोडोन तुरंत ही वास्तविकता में लौट आया। उस क्षण भय की वह भावना अभूतपूर्व उत्साह और जोश में बदल गई। ऐसे ईश्वरीय व्यक्तित्व के पीछे चलने में सक्षम होना, उन्हें अपनी आंखों से देखना और शतरंज के इस नश्वर खेल को ऊपर से देखना, ये कितना बड़ा सम्मान है। यह एक अविश्वसनीय अवसर है। जूनियर समझ गया। हाई बोडोंग एक घुटने पर बुरी तरह झुक गया। उसकी आवाज अत्यधिक उत्तेजना के कारण थोड़ी कांप रही थी। जूनियर ने पहले ही सबसे तेज और सबसे गुप्त चौथे स्तर का उड़ने वाला जीव नाइट आउल तैयार कर लिया है। मैं सीनियर के लिए रास्ता बनाने के लिए हमेशा तैयार हूं। शिंग जुवान ने फिर से अपना सिर हिलाया। उसने बस अपना पैर उठाया। उसने लापरवाही से उस ऊंची इमारत के किनारे की ओर एक कदम बढ़ाया। एक कदम भी गलत हुआ तो मुसीबत में पड़ जाओगे। हाई बोडोन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने देखा कि सीनियर का शरीर गिरा नहीं था। वह धीरे धीरे, कदम दर कदम, शून्य लोक में ऐसे चला गया मानो समतल जमीन पर चल रहा हो। इसमें लड़ने वाले पंख नहीं हैं। ऊर्जा में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है, बस चल रहा। ऐसा लग रहा था मानो वह खाली रात का आकाश ही उसके पैरों के नीचे की ठोस जमीन हो। लगे रहो। 2 सरल शब्द हाई बोडोन के कानों तक पहुंचे। इससे पहले कि वह चौंक पाता, उसने तुरंत अपनी आंतरिक युद्ध भावना को सक्रिय किया, पंख समेटे और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुश्किल से उस काले वस्त्रधारी आकृति को पकड़ पाया जो रात के आकाश में आराम से टहल रही थी। वे दोनों धुंधली आकृतियों में परिवर्तित हो गए जो लगभग रात के अंधेरे में घुल मिल गईं। उन्होंने किसी भी पक्ष का अनुसरण नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने ईश्वर के मानचित्र के मार्गदर्शन का पालन किया जो केवल जिंग जुवान के दिमाग में मौजूद था। वे उस शहर को, जो तूफान में बह जाने वाला था, बिना कोई आवाज किए छोड़ गए। सीधे उस क्षेत्र में जो अनिश्चितताओं और खतरों से भरा है, टैगोर रेगिस्तान के केंद्र में। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #59 रेतीले समुद्र ट्रैकिंग। जोड़। अध्याय 59 रेगिस्तान में पीछा करना। रात स्याही की तरह काली थी और रेत का सागर अनंत तक फैला हुआ था। स्टोन डेजर्ट सिटी की दिशा से 2 रहस्यमयी आकृतियां बिजली की गति से तेजी से निकल गईं, उस रेगिस्तान के हृदय की ओर जो अज्ञात और मृत्यु से भरा हुआ था। हाई बोडोंग ने बिना किसी झिझक के अपनी लड़ने की भावना को खुलकर प्रकट किया। पीक की ताकत के कारण उसके बर्फ के क्रिस्टल जैसे पंख ठोस और भव्य प्रतीत होते थे। हर फड़फड़ाहट से एक ठंडी धारा उत्पन्न होती थी जो आसपास की झुलसा देने वाली हवा को बारीक बर्फ के टुकड़ों में जमा देती थी। इसके बावजूद उसे उड़ने में अभी भी कुछ कठिनाई होती थी। टैगोर रेगिस्तान में रातें दिनों की तुलना में बहुत अधिक सुहावनी नहीं होती हैं। धरती की गहराई से रिश्ती झुलसा देने वाली गर्मी स्टील को भी चीर देने में सक्षम तूफानी हवाओं के साथ मिलकर लगातार उसकी लड़ने की भावना को कमजोर कर रही थी। उसके बगल में खड़े दाव की आकृति ने उसे और भी अधिक भयभीत कर दिया। सीनियर ने किसी भी प्रकार के युद्ध कौशल का प्रयोग नहीं किया। वह अपने लड़ाकू पंखों को सिकोड़ने में भी कामयाब नहीं हो पाया था। वह आराम से और शांत भाव से चल रहा था। उसके पैर शून्य लोक पर थे और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। वह गति किसी भी तरह से पीक की गति से कम नहीं थी, जो बैटल किंग पूरी गति से उड़ रहा था। अपने चारों ओर 3 फुट के दायरे में उसने अपनी ही एक अलग दुनिया बना ली थी। चाहे हवा कितनी भी तेज हो या रेत और कंकड़ कितने भी जोर से उड़ रहे हों, वे उस क्षेत्र में जरा भी प्रवेश नहीं कर सकते थे।
उनका साफ काला चोगा बिल्कुल स्थिर रहा, यहां तक कि उसका किनारा भी नहीं हिला। हाई बोडोन का दिल पहले से ही एक स्तब्ध सदमे से भर चुका था। क्या सीनियर की ताकत इसी तरह की होती है? इस दुनिया की सबसे हिंसक प्राकृतिक शक्तियों को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। एक ही समय पर, एक दूसरे अधिक दूरस्थ और अधिक खतरनाक मार्ग पर, 3 दिन पुरानी वह आकृति जो अस्त व्यस्त दिख रही थी, नरम रेत के टीलों से लड़खड़ाते कदमों से गुजर रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। बड़े भाई, तीसरे भाई, हमारे पास कितना पानी बचा है? शियाओ ली का आमतौर पर घमंडी चेहरा अब थकावट से भरा हुआ था, और उसके होंठ इतने सूखे और फटे हुए थे कि उनसे खून बह रहा था। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा, जो झुलसा देने वाली हवा से तुरंत वाष्पित हो गया। कम मात्रा में पिए, ये 2 दिन और चल सकता है। शाओ डिन की आवाज बेहद कर्कश थी। उसने अपनी पीठ पर आखिरी पानी की थैली को और भी कसकर बांध लिया, मानो उसमें पानी नहीं बल्कि तीनों भाइयों की जान भरी हो। शाओ यान सबसे आगे चुपचाप चलती रही। उनके चेहरे पर अब भी बचपना झलक रहा था, लेकिन चांदनी रात में वह असाधारण रूप से दृढ़ दिखाई दे रहे थे। हालांकि बैंगनी ज्वालाओं के ताप से उसके शरीर के भीतर की युद्ध भावना शुद्ध हो गई थी, फिर भी वह इतनी तीव्र गर्मी को सहन नहीं कर सकी। अगर बूढ़ा डॉक्टर समय समय पर अपने शरीर में प्रवेश कर चुके गर्मी के विषाक्त पदार्थों को दूर करने के लिए बोन स्पिरिट कोल्ड फायर का उपयोग नहीं करता, तो शायद वह तीनों में से सबसे पहले बेहोश हो जाता। वह पर्पल क्लाउड विंग्स का हल्के में इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता था। इस खतरनाक रेगिस्तान में किसी भी बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी से जानलेवा निगरानी का खतरा पैदा हो सकता है। अचानक सबसे आगे चल रही शाओयान अचानक रुक गई। कुछ तो गड़बड़ है। उसने अचानक गहरे रात के आकाश की ओर देखा। आकाश में ठंडी रोशनी बिखेरता हुआ अर्धचंद्राकार चंद्रमा किसी तरह एक रहस्यमय धुंधली पीली आभा से रंगा हुआ था। वाह, हवा का रुख बदल गया है। अब वह पहले जैसी कर्कश आवाज नहीं रही, बल्कि भूतों और भेड़ियों के विलाप जैसी एक तीखी, चुभने वाली चीख में बदल गई थी। अरे नहीं, ये तो काला तूफान है। शियाओ डिन का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। शब्द पूरे होने से पहले ही गड़गड़ाहट। दूर क्षितिज पर आकाश और पृथ्वी को जोड़ने वाली एक विशाल रेत की दीवार एक भयानक, दुनिया को नष्ट करने वाली शक्ति के साथ उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। गति ऐसी थी मानो हजारों सैनिक घोड़े दौड़ा रहे हों। ये किसी प्राचीन दैत्य की दहाड़ की तरह है। जल्दी करो, कहीं छिप जाओ। शाओ डिन ने निर्णायक कदम उठाया और जोर से चिल्लाया। उन तीनों को अब अपनी ऊर्जा बचाने की कोई परवाह नहीं थी, और वे उछल पड़े, पागलों की तरह बगल में स्थित अपेक्षाकृत छोटे रेत के टीले की ओर दौड़ पड़े। हालांकि तूफान उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा तेज था। महज 1 दर्जन सांसों में आसमान को ढकने वाली रेत की दीवार हमारे ठीक सामने आ गई थी। पकड़ना। शाओ ली ने दहाड़ लगाए और अपनी आंतरिक युद्ध शक्ति को बिना किसी संकोच के उजागर कर दिया। देखते ही देखते एक लाल रंग की युद्ध शक्ति का आवरण उन तीनों को घेर लिया। शाओ डिंग और शाओ यान ने भी एक साथ कार्रवाई की और अपने शरीर के भीतर बची हुई सारी युद्ध शक्ति को उस पतले जालीदार वस्त्र में झोंक दिया। अगले ही पल, धमाका, उस भयानक काले तूफान ने अंततः उनकी छोटी छोटी आकृतियों को पूरी तरह से निगल लिया। गर्मागर्म आंधी के कारण अपनी अधिकतम गति तक पहुंच चुके अनगिनत छोटे छोटे रेत के कण अरबों तेज चाकुओं की तरह कांपते हुए जालीदार कपड़े को बेतहाशा काट रहे थे। कानों को चीर देने वाली घर्षण की आवाज लगातार आ रही थी। जालीदार कपड़े की चमक इतनी तेजी से फीकी पड़ गई कि उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। तीनों पुरुषों के चेहरे पीले पड़ गए थे और उनके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थीं। आकाश की अपार शक्ति के आगे, जो एक डो मास्टर को भी आसानी से टुकड़े टुकड़े कर सकती थी, वे एक उग्र समुद्र में एक छोटी नाव की तरह थे और किसी भी क्षण पूरी तरह से चकनाचूर हो सकते थे। काला तूफान। हाई बोडोन के चेहरे के भाव में भी थोड़ा बदलाव आया। यहाँ तक कि उसे भी स्वर्ग और पृथ्वी की इतनी शक्ति का सामना करते हुए अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ी। उसके शरीर के भीतर की बर्फीली युद्ध भावना पल भर में संघनित हो गई और उसके सामने एक अविनाशी बर्फ के क्रिस्टल की ढाल बनने ही वाली थी। तथापि एक पीला हाथ, जो अनायास ही उठा हुआ प्रतीत हुआ, ने उसकी सारी हलचल रोक दी। शिंग जुवान ने अपना सिर भी नहीं घुमाया। वह बस देखता रहा जैसे प्रलय जैसी दिखने वाली रेत की वह भयानक दीवार सीधे उनकी ओर बढ़ रही हो। तब उसने लापरवाही से हाथ हिलाया। ये गतिविधि संयमित और अनौपचारिक थी। ये किसी परेशान करने वाली मक्खी को भगाने की कोशिश करने जैसा है। पलक झपकते ही नग्न आंखों से न दिखाई देने वाली एक अदृश्य बाधा चुपचाप उसके चारों ओर खुलती चली गई।
गड़गड़ाहट। अंततः विनाशकारी काले तूफान ने अदृश्य अवरोध से भीषण टक्कर मार दी। तथापि मैंने जिस विनाशकारी गर्जना की कल्पना की थी वह नहीं हुई। हाई बोडोन की पुतलियां अचानक अत्यधिक सिकुड़ गईं। उसने अपने जीवन का सबसे बेतुका और भयावह दृश्य देखा। पहाड़ियों को समतल कर देने वाले हिंसक रेत के तूफान अदृश्य अवरोध से टकराने पर धूल में बदल जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे नश्वर चट्टानों से टकराने वाली धाराएं होती हैं। वे चुपचाप दोनों ओर अलग हो गए। एक भी आवाज नहीं, जरा सा भी कंपन नहीं हुआ। उस अत्यंत शांत वातावरण में रेत का एक छोटा सा कण भी प्रवेश नहीं कर सकता था। हाई बोडोन ने खाली निगाहों से देखा। उस अवरोध के पार देखने पर उड़ती रेत और पत्थरों का दृश्य, प्रेतवादित विलाप और चीखें किसी प्रलयकारी नरक के समान प्रतीत होती थीं। आइए एक बार फिर अवरोधक के अंदर देखें। हवा और लहरें शांत हैं। सीनियर का काला चोगा एकदम स्थिर रहा, हवा से उसके बाल का एक भी रेशा नहीं हिला। इस पल हाई बोडोन का वृद्ध हृदय अंततः ज्ञानोदय नामक भावना से चकनाचूर हो गया। वह पूरी तरह समझ गया। किस प्रकार का योद्धा राजा, किस प्रकार का युद्ध सम्राट, आकाश और पृथ्वी की क्या शक्ति है। इस बुजुर्ग की नज़र में यह शायद शरारती बच्चों की चंचल हरकतों से अलग नहीं था। यह मृत्यु का रेतीला सागर है, एक ऐसी जगह जो अनगिनत शक्तिशाली व्यक्तियों के दिलों में भय पैदा करती है। शायद उनके लिए ये सचमुच बस इतना ही था। ये बस एक छोटा सा आंगन है जहां आप स्वतंत्र रूप से टहल सकते हैं। ... कुछ अनिश्चित समय के बाद दुनिया को तबाह करने वाला काला तूफान आखिरकार थम गया। कई मील दूर रेत के एक टीले के नीचे, जो ज्यादातर बजरी से ढका हुआ था, अचानक एक गड्ढा खुल गया। खांसी थरी डाव की धूल से सनी और मैली आकृति रेत के गड्ढे से बाहर निकली। वे पूरी तरह से थक चुके थे, हौंफ रहे थे, और उनके चेहरे आपदा से बच निकलने की राहत से भरे हुए थे। धिक्कार है, मैं यहाँ लगभग मर ही गया था। शाओ ली ने मुंह भर रेत से भरी लार थूकी और बचे हुए भय के साथ दाव को कोसने लगी। जियाओ डिंग भी भयभीत लग रहा था। उसने लगभग सूख चुके पानी के थैले की जांच की और उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। केवल शियाओ यान ही थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से खड़ी हो गई। उसने अपने शरीर से रेत झाड़ी। उसकी गहरी आंखें बिना किसी झिझक के रेगिस्तान में और भी गहराई तक देखती रहीं, बल्कि उनमें और भी तीव्र ज्वाला जल उठी, और दूर आकाश में, जिसे वे अब देख नहीं सकते थे। हाई बोडोन ने उन 3 अस्त व्यस्त चींटियों को देखा, फिर अपने बगल में खड़े अपने वरिष्ठ को देखा, जिनके जूते बेदाग थे, उन पर रेत का एक कण भी नहीं था। उसके दिल में पूर्व डहुआन के एक शक्तिशाली व्यक्ति से संबंधित गर्व और आत्मनियंत्रण का अंतिम अंश भी पूरी तरह से गायब हो गया। अब केवल शुद्धतम, लगभग आस्था जैसी श्रद्धा ही शेष रह जाती है। ठीक तभी पहली बार जिंग जुआन के आमतौर पर उदासीन रहने वाले चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। उनकी शांत आवाज हाई बोडोन के कानों में धीरे से गूंजी। सांपों को पकड़ने वाले पहले गश्ती दल ने उन्हें पहले ही देख लिया है। चल दर जाओ और देखो कि दाव नस्ल ने अपनी पहली लड़ाई में कैसा प्रदर्शन किया। 60 सर्प जाति की रक्षा पंक्ति जोड़। अध्याय 60 सर्प मानव जाति की रक्षा पंक्ति। रेत के टीलों पर रात की हवा चाकू की तरह चुभती थी। शिंग जुबान अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था, उसका काला चोला मानो चांदनी को भी निगलने में सक्षम था। हाई बोडोन सम्मानपूर्वक उसके पीछे खड़ा था और बैटल किन पीक की ताकत के साथ दूर तक देख रहा था। कई मील दूर रेगिस्तान की गहराई में हथियारों के टकराने की आवाजें आ रही थीं, जिनके बीच दबी हुई गर्जनाएं और ऊर्जा के टकराव से होने वाले मंद विस्फोटों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कई दाववादी हस्तियां विचित्र आकार के योद्धाओं के एक समूह के साथ भयंकर युद्ध में लगी हुई थीं। वे योद्धा, जिनका ऊपरी शरीर मनुष्य जैसा और निचला शरीर मोटी सांप की पूंछों जैसा था, रेत पर भूतों की तरह सरकते हुए चलते थे। वास्तव में वे इस रेगिस्तान के स्वामी थे। सर्प पुरुष, ये मोटाई मर्सिनरी ग्रुप के लोग हैं। हाई बोडोन की आंखों में एक हल्की बर्फीली नीली आभा एकत्रित हुई, जिससे वह दूर के दृश्यों को स्पष्ट रूप से देख सका। उसने समूह का नेतृत्व कर रहे तीनों व्यक्तियों को शियाओ परिवार के बंधुओं के रूप में पहचाना, जिनसे उसकी दिन के दौरान स्टोन डेजर्ट सिटी में संक्षिप्त मुलाकात हुई थी। फुफकार। युद्ध की स्थिति को देखकर हाई बोडोन की सांसें थम गईं और उनके कभी जीवंत रहने वाले बूढ़े चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हो गया। सांप मानव जाति की गश्ती टीम सचमुच अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती है। उनका टीमवर्क इतना सहज था कि वह अविश्वसनीय था। वे आगे बढ़ने और पीछे हटने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, और उनका आक्रमण और बचाव पूरी तरह से समन्वित था। वे मृत्यु के सामने निडर थे। इसके अलावा उनके अधिकांश हथियार तीव्र विष से लेपित होते हैं।
एक बार त्वचा कट जाए तो लड़ाई रुक जाती है, जिससे उनसे निपटना बेहद मुश्किल हो जाता है। शाओ यान और बाकी दो लोगों को भयंकर लड़ाई में उलझे हुए और कुछ समय के लिए उससे अलग होने में असमर्थ देखकर उसने अनजाने में खुद को उनकी जगह पर रखकर देखा। अपनी चरम शक्ति के साथ इस साधारण दो मास्टर स्तर के गश्ती दल से निपटना उसके लिए बहुत आसान होगा। हालांकि अगर वे अन्य सर्प मानव पहरेदारों को सतर्क किए बिना चुपचाप उन सभी को खत्म करना चाहते थे, तो उन्हें कुछ प्रयास करने की आवश्यकता होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सर्प मानव जाति के क्षेत्र में और गहराई तक प्रवेश करने के लिए रक्तपातपूर्ण लड़ाइयों की एक श्रृंखला अपरिहार्य है। हाई बोडोंग इस बात पर विचार कर रहा था कि वरिष्ठ के सामने निर्णायक और शक्तिशाली दिखने के लिए उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। तभी हाई बोडोंग, हालांकि उसने पाया कि उसके सामने खड़ी शिंग जुवान का हिलने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वरिष्ठ व्यक्ति चुपचाप देखता रहा। वे गहरी आंखें शांत और उदासीन थीं, मानो वे बच्चों की किसी ऐसी लड़ाई को देख रही हो जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। डॉट 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 खटखट। नीली रोशनी से जगमगाता एक भाला बेहद ही पेचीदा कोण से शियाओयान की पीठ में घुस गया। बिना सिर घुमाए जियाओयान ने अपने विशाल शासक को पीछे की ओर घुमाया और हवा के एक जोरदार झोंके के साथ वह सांप के भाले पर जोर से टकराया। हर तरफ चिंगारियां उड़ने लगीं। उस अपार बल के कारण नाग मानव योद्धा लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा। इससे पहले कि जियाओयान उसका पीछा कर पाता, बाकी दो नाग पुरुष भूतों की तरह दोनों तरफ से अंदर आ गए। उनकी घुमावदार तलवारें दो ठंडे चाप बनाते हुए सीधे उसके पैरों की ओर निशाना साध रही थीं। तीसरे भाई, सावधान रहो। कुछ ही दूरी पर जियाओली दहाड़ा और उसके हाथ में लाल भाला अपनी गुफा से निकलते हुए एक उग्र अजगर की तरह, एक ड्रैगन की तरह तेजी से निकला और तुरंत ही उस सर्प पुरुष को पीछे धकेल दिया जो जियाओडिंग पर घात लगाने वाला था। हालांकि वह खुद भी अन्य तीन सांपों के चंगुल में बुरी तरह फंस गया था और कुछ समय के लिए वह खुद को छुड़ाने में असमर्थ रहा। धिक्कार है, ये लोग तो ईल मछली की तरह फिसलन भरे हैं। जियो लीची जोर से चिल्लाए। उसकी युद्ध शैली क्रूर, शक्तिशाली और अनियंत्रित थी, फिर भी उसके प्रत्येक भारी हमले को सर्प पुरुषों ने एक अजीब और कुशल चाल से सहजता से बेअसर कर दिया। इसके विपरीत प्रतिद्वंद्वी का विषैला हथियार कभी कभी अप्रत्याशित कोणों से वार करता था, जिससे उसे सतर्क रहना पड़ता था और उसे बेहद निराशाजनक तरीके से लड़ना पड़ता था। ये लड़ाई उतनी ही देर चली जितनी देर में एक अगरबत्ती जलती है। अंतिम सर्प मानव योद्धा का सिर शियाओयान की तलवार से चकनाचूर कर दिए जाने के बाद तीनों भाई हौंफ रहे थे, क्योंकि उन्होंने लड़ाई में काफी ऊर्जा खर्च कर दी थी। वाह, आखिरकार समस्या हल हो गई। शाओ ली ने हौंफते हुए अपना भाला रेत में जोर से गाड़ दिया। शाओ डिंग तेजी से आगे बढ़ा, अपनी जेब से एक छोटी सी जेब की बोतल निकाली, उसमें से कुछ पन्ना हरे रंग की विषनाशक गोलियां निकाली और उन दोनों को बांट दी। इसे जल्दी ले लो, जहर को मेरिडियन में फैलने मत दो। शाओ यान ने औषधीय गोली ली, उसे निगल लिया और अपने शरीर में शीतल औषधीय शक्ति को घुलते हुए महसूस किया, जिसके बाद उसे अंततः थोड़ा आराम मिला। उसने रेगिस्तान की गहरी अंधेरी जगहों की ओर देखा। उसकी काली आंखों में पीछे हटने का कोई संकेत नहीं था। इसके विपरीत उसका युद्ध का इरादा और भी मजबूत हो गया था। और उनके सिर से हजारों मीटर ऊपर हाई बोडोंग ने उन तीनों लोगों को देखा जिन्होंने आखिरकार अपनी लड़ाई समाप्त कर ली थी और वहीं आराम कर रहे थे, और वह मन ही मन अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। वहां बहुत ज्यादा हंगामा था। अगर वे इसी तरह लड़ते रहे तो अजीब आग के पास पहुंचने से पहले ही वे संभवतः नागमानव जाति की मुख्य सेना से घिर जाएंगे। वरिष्ठ, वह पूछने ही वाला था कि उसे रवाना होना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर उसके सामने बैठे शिंग जुवान ने धीरे धीरे अपनी गहरी आंखें बंद कर लीं। हाई बोडोंग अचंभित रह गया और उसने तुरंत अपनी बात वापस ले ली। क्या सीनियर छुट्टी पर हैं, या फिर यह अभी भी कुछ महसूस कर रहा है? उन्हें परेशान करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने अपने संदेह को दबाकर सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़ा हो गया। यह इंतजार लगभग 10 सांसों तक चला। शिंग जुवान ने अपनी आंखें फिर से खोलीं। चल दर, उसने बात की। उसकी सपाट कर्कश आवाज शांत रात के आकाश में असाधारण रूप से स्पष्ट सुनाई दे रही थी। हाई बोडोंग का मनोबल बढ़ गया और वह अपनी लड़ने की भावना को उजागर करने के लिए तैयार था। शिंग जुवान के अगले शब्दों ने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। अपने लड़ने वाले पंख एक तरफ रख दो, मेरे पीछे आओ। बाईं ओर सामने की तरफ 317 कदम चले। हाई बोडोंग पूरी तरह से अचंभित रह गया। क्या टहलना? रेत के इस विशाल सागर में उड़ने के बजाय आप कैसे चलेंगे? इसके अलावा क्या ये कदमों की संख्या के हिसाब से सटीक है? सीनियर का इससे क्या तात्पर्य है?
हालांकि उसका दिमाग अत्यधिक भ्रम से भरा हुआ था, लेकिन उसके शरीर ने पहले ही आज्ञाकारी रूप से सबसे सहज प्रतिक्रिया दे दी थी। जी हाँ सीनियर। बिना किसी झिझक के उसने तुरंत अपने शानदार बर्फ के क्रिस्टल पंखों को समेट लिया और जिंग जुबान के पीछे पीछे खाली रेतीले इलाके की ओर कदम बढ़ाए। 317 कदम, न एक कदम भी ज्यादा न एक कदम भी कम। जब वे रुके तो हाई बोडोंग ने चारों ओर देखा और उसे रेत के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया। ये जगह रेगिस्तान की किसी भी अन्य जगह से अलग नहीं है। दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ें, 1 मील जाएं और फिर रुक जाएं। शिंग जुबान ने अपना दूसरा दाव आदेश जारी किया। हाई बोडोन की घबराहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन आगे बढ़ने में उसने एक पल भी हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। वह जिंग जुबान के ठीक पीछे पीछे कदम दर कदम चल रहा था, रेत के इस सुनसान सागर को नापते हुए। रास्ते में उन्हें कई ऐसे विशाल रेत के टीले या नुकीली चट्टानें दिखाई दी जो देखने में साधारण सी लग रही थी। हाई बोडोन को तो ये भी लगा कि सीनियर पूरी तरह से घुमावदार रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंततः कम से कम 10 झांग ऊंची हवा से क्षरित एक विशाल चट्टान का चक्कर लगाने के बाद जिंग जुबान फिर से रुक गया। यहाँ पानी पी लो। शिंग जुबान की आवाज इतनी सहज थी मानो वह सचमुच टहलने निकला हो। पानी पियो, पानी पियो। हाई बोडोन के होंठ अनियंत्रित रूप से फड़कने लगे। उसने अपने मन में उठ रही बेतुकी बात को दबा लिया और कहने ही वाला था कि उसे प्यास नहीं लगी है। लेकिन तभी बैटल किंग पीक से संबंधित उनकी आत्मा की बोध शक्ति ने अचानक एक अत्यंत सूक्ष्म विसंगति का पता लगाया। यह असामान्य हलचल आपके पीछे, यह उस रास्ते से आया था जिस पर वे अभी अभी चलकर आए थे, एक ऐसा रास्ता जो पूरी तरह से खाली लग रहा था। हाई बोडोन का शरीर अचानक अकड़ गया। उसने धीरे धीरे पूर्ण अकड़न के साथ अपना सिर घुमाया। फिर उसने अपने जीवन का सबसे भयावह दृश्य देखा। उनके पीछे कुछ 100 मीटर की दूरी पर वह समतल रेतीली जमीन थी जिसे वे अभी अभी पार करके आए थे। 1 2 3 तेज धार वाले ब्लेड लिए लगभग 1 दर्जन नाग मानव योद्धाओं ने चुपचाप रेत के नीचे से अपने सिर बाहर निकाले, ठीक उसी तरह जैसे जमीन पर रहने वाले स्व करते हैं। उनकी ठंडी खड़ी पुतलियां अचरज और भ्रम से भरी हुई थीं, क्योंकि वे सावधानीपूर्वक अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह सोच रहा हो कि ऊर्जा में उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस करने के बावजूद कुछ भी क्यों नहीं हुआ। दूसरी ओर हवा से घिसी हुई चट्टान की छाया में, जिसे वे अभी अभी पार करके आए थे, दर्जनों और दाव सर्प पुरुष भूतों की तरह प्रकट हुए। उनके शरीर पर नकली शल्कों की एक परत चढ़ी हुई थी, जिनका रंग चट्टानों के रंग से बिल्कुल मेल खाता था। जब तक वे जानबूझकर खुद को प्रकट न करें, तब तक एक विशेषज्ञ के लिए भी उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल होगा। हाई बोडोन के माथे से पल भर में ठंडे पसीने की एक बूंद, जो एक सेम के आकार की थी, नीचे फिसल गई। वह खाली निगाहों से घूरता रहा, उन कुलीन सर्प जाति के सेंटरियों को देखते हुए जो कभी कभी उनसे 10 कदम से भी कम दूरी पर होते थे। उनका वृद्ध हृदय बेकाबू होकर तेजी से धड़क रहा था। ये चलना नहीं है। ये स्पष्ट रूप से ऊपर लटकती अनगिनत जहरीली तलवारों के ऊपर इत्मीनान से टहलने जैसा है। अब जाकर उसे आखिरकार समझ आया कि सीनियर के दिखने में सहज लगने वाले कदमों, मोड़ों और ठहरावों में कितनी भयानक ईश्वरीय गणनाएं छिपी हुई थीं। वे नाग मानव जाति की भारी किलेबंदी वाली और अभेद्य बाहरी सुरक्षा को ऐसे पार कर गए मानो वे किसी खाली मैदान में हों। वे शियाओ यान और उसके 2 साथियों को, जो अभी भी दूर दूसरी गश्ती टीम के साथ भयंकर लड़ाई में उलझे हुए थे, बहुत पीछे छोड़ गए। हाई बोडोंग अभी भी उस सदमे में डूबा हुआ था जिसने उसकी आत्मा को चकनाचूर कर दिया था। शिंग जुबान अचानक अपनी जगह पर रुक गया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और रेगिस्तान के सबसे गहरे हिस्से की ओर देखा, जो अंतहीन पीली रेत से ढका हुआ था। उनकी शांत आवाज धीरे धीरे गूंजी, युद्ध राजा की सांस। ऐसा लगता है कि सर्प जनजाति के नेता को सक्रिय कर दिया गया है। इस दृश्य में अंततः एक सभ्य चरित्र प्रकट हुआ है।